नमस्कार। इससे पहले कि आप इस किताब में खो जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि मुझे लगातार प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, लेखक डेल कार्नेगी। अध्याय 12, आवाज़। ओह, उस आवाज़ में कुछ है जो पहुंचता है मेरी आत्मा के अंतरम अवकाश। लॉन्गफेलो क्रिस्टस। द लंदन टाइम्स के नाटकीय आलोचक ने एक बार घोषणा की थी कि अभिनय 9/10वां आवाज़ का काम है। संदेश को एक तरफ छोड़कर सार्वजनिक बोलने के बारे में भी यही कहा जा सकता है। एक समृद्ध, सही ढंग से इस्तेमाल की जाने वाली आवाज़ अनुनय और शक्ति का सबसे बड़ा भौतिक कारक है, जो अक्सर कारण के प्रभावों से अधिक होता है। लेकिन एक अच्छी आवाज़ अच्छी तरह से संभाला न केवल पेशेवर वक्ता के लिए एक प्रभावी अधिकार है, यह व्यक्तिगत संस्कृति का भी प्रतीक है और यहाँ तक कि एक अलग व्यावसायिक संपत्ति भी है। ग्लैडस्टोन, जो खुद एक गहरी संगीतमय आवाज़ के मालिक हैं, ने कहा है, भीड़ वाले व्यवसायों में हर 100 में 90 पुरुष शायद कभी भी औसत दर्जे से ऊपर नहीं उठेंगे, क्योंकि आवाज़ के प्रशिक्षण की पूरी तरह से उपेक्षा की जाती है और इसका कोई महत्व नहीं है। ये विचारणीय शब्द है। एक अच्छी आवाज़ के लिए 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। 1, आसानी। मेट्रोपॉलिटन ओपेरा कंपनी के हस्ताक्षरकर्ता बॉन्सी का कहना है कि अच्छी आवाज़ का रहस्य विश्राम है, और यह सच है, क्योंकि विश्राम आराम का आधार है। ध्वनि उत्पन्न करने वाली वायु तरंगें हड़ताली होने पर एक अलग तरह के स्वर का परिणाम देती हैं। संकुचित मांसपेशियों पर प्रहार करने की तुलना में शिथिल मांसपेशियों के विरुद्ध इसे अपने लिए आजमाएं। अपने चेहरे और गले की मांसपेशियों को सिकोड़ें जैसे आप नफरत में करते हैं, और आई हेट यू। अब कोमल विचारों के बारे में सोचते हुए आराम करें और कहें, आई लव यू। आवाज़ कितनी अलग है। वाणी के अभ्यास में और बोलने में कभी भी अपने स्वरों को जबरदस्ती ना करें। सहजता आपका आदर्श वाक्य होना चाहिए। आवाज़ एक नाजुक उपकरण है और आपको इसे हथौड़े और चिमटे से नहीं संभालना चाहिए। मत कर अपनी आवाज़ गो जाने ये जाना। काम मत करो वाणी का जुआ सहज और उसका बोझ हल्का हो। भाषण के दौरान आपका गला तनाव से मुक्त होना चाहिए, इसलिए मांसपेशियों के संकुचन से बचना आवश्यक है। आवाज़ के लिए गला एक प्रकार की चिमनी या कीप के रूप में कार्य करना चाहिए। इसलिए कोई भी अप्राकृतिक कसना न केवल उसके स्वर को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि उसके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाएगा। घबराहट और मानसिक तनाव मुंह और गले के कसने के सामान्य स्रोत हैं। इसलिए शांति और आत्मविश्वास के लिए लड़ाई करें, जिसके लिए हमने शुरुआती अध्याय में अनुरोध किया था। लेकिन मैं कैसे आराम कर सकता हूँ, आप पूछना। बस आराम करने को तैयार होकर अपने हाथ को सीधे अपने कंधे से बाहर रखें। अब सारी शक्ति वापस ले लो और इसे गिरने दो। अपनी गर्दन और सिर को आगे की ओर करके गले की मांसपेशियों को आराम देने का अभ्यास करें। कमर की रेखा धुरी की तरह काम करते हुए अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को चारों ओर घुमाएं। धड़ को अलग अलग पोजीशन में शिफ्ट करते हुए अपने सिर को गिरने दें और इधर उधर लुढ़कने दें। अपने सिर को इधर उधर ना करें, बस अपनी गर्दन को आराम दें, और जैसे ही आपका शरीर चलता है, गुरुत्वाकर्षण को इसे चारों ओर खींचने दें। फिर से अपने शरीर को, अपने सिर को अपनी छाती पर आगे की ओर गिरने दो।
अपना सिर उठाएं, अपने जबड़े को लटकने दें। जब तक आपका जबड़ा भारी ना लगे तब तक आराम करें, जैसे कि यह आपके चेहरे पर लटका हुआ वजन हो। याद रखें, आपको इसकी कमान प्राप्त करने के लिए जबड़े को आराम देना चाहिए। यह स्वर की ढलाई के लिए स्वतंत्र और लचीला होना चाहिए और स्वर को अबाधित होने देना चाहिए। स्पष्ट और सुंदर स्वरों को ढालने में सहायता के लिए होंठों को भी लचीला बनाया जाना चाहिए। होंठों के लचीलेपन के लिए अक्षरों को दोहराएं। मो, मी, मो कहकर होंठों को ओ अक्षर के आकार के समान ऊपर आएं या ऊपर लाएं। मुझे दोहराते हुए उन्हें वापस खींच लें, जैसे आप मुस्कुराहट में करते हैं। होंठों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज देते हुए इस एक्सरसाइज को तेजी से दोहराएं। निम्नलिखित अभ्यास को उसी तरह से आजमाएं। मो, ई, ओ, आह। इस अभ्यास में महारत हासिल करने के बाद होंठों के लचीलेपन के लिए निम्नलिखित भी उत्कृष्ट पाए जाएंगे। सांस लेने की सारी गतिविधि गले में नहीं बल्कि शरीर के बीच में केंद्रित होनी चाहिए। आपको डायाफ्राम से सांस लेनी चाहिए। आप जिस तरह से सांस लेते हैं उस पर ध्यान दें। पीठ के बल लेटने पर बिस्तर पर नंगा। आप देखेंगे कि सारी गतिविधि तब डायाफ्राम के आसपास केंद्रित होती है। यह सांस लेने का प्राकृतिक और सही तरीका है। निरंतर सतर्कता से इसे अपना आदतन ढंग बना लें, क्योंकि यह आपको गले की मांसपेशियों को अधिक पूर्ण रूप से आराम करने में सक्षम करेगा। अच्छी आवाज़ के लिए अगली मूलभूत आवश्यकता है 2 खुलापन। यदि गले की मांसपेशियां संकुचित हैं, स्वर मार्ग आंशिक रूप से बंद है और मुंह आधा बंद है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि स्वर उज्ज्वल और स्पष्ट निकले या बिल्कुल भी बाहर आए। ध्वनि तरंगों की एक श्रृंखला है और यदि आप अपने मुंह की एक जेल बनाते हैं, जबड़ों और होंठों को मजबूती से पकड़ते हैं, तो स्वर को निचोड़ना बहुत मुश्किल होगा और यहाँ तक कि जब यह बच जाता है तो इसमें बल और शक्ति की कमी होगी। अपना मुंह चौड़ा खोलें, भाषण के सभी अंगों को आराम दें और स्वर को आसानी से बहने दें। जम्हाई लेना शुरू करें, लेकिन जम्हाई लेने के बजाय जब आपका गला खुला हो तब बोलें। बोलते समय इस खुलेपन की भावना को आदत बना लें। हम कहते हैं कि बनाओ, क्योंकि यह संकल्प और अभ्यास की बात है। अगर आपके मुखर अंग स्वस्थ हैं, आपके स्वर मार्ग आंशिक रूप से बढ़े हुए टॉन्सिल, एडनोड्स या नाक की बढ़ी हुई टर्बिनेट हड्डियों से बंद हो सकते हैं। यदि ऐसा है तो एक कुशल चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। नाक एक महत्वपूर्ण स्वर मार्ग है और इसे पूर्ण स्वर मार्ग के लिए खुला मुक्त रखा जाना चाहिए। जिसे हम नाक से बात करना कहते हैं, वह नाक से बात नहीं कर रहा है, जैसा कि आप अपनी नाक को अपनी तरह पकड़कर आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। बातचीत। यदि आप नाक के मार्ग में वृद्धि या सूजन के कारण नाक के स्वर से परेशान हैं, तो एक हल्का दर्द रहित ऑपरेशन रुकावट को दूर कर देगा। यह आवाज़ के अलावा काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर फेफड़े लगातार हवा के लिए भूखे रहते हैं तो सामान्य स्वास्थ्य बहुत कम हो जाएगा। अच्छी आवाज़ के लिए अंतिम मूलभूत आवश्यकता है 3 फॉरवर्डनेस। एक आवाज़
जो गले में वापस आ जाती है वह काली, उदास और अनाकर्षक होती है। स्वर को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए मजबूर ना करें। आपको याद होगा कि हमारा पहला सिद्धांत सहजता का था। स्वर को आगे और बाहर सोचें, विश्वास करें कि यह आगे बढ़ रहा है और इसे आसानी से बहने दें। आप गहरी सांस भरकर और आह गाकर बता सकते हैं कि आप अपने स्वर को आगे बढ़ा रहे हैं या नहीं। मुंह को खुला रखते हुए छोटी छोटी नाजुक ध्वनि तरंगों को महसूस करने की कोशिश करते हुए सामने के दांतों के ठीक ऊपर मुंह के बोनी आर्च से टकराते हैं। संवेदना इतनी मामूली है कि आप शायद एक बार में इसका पता नहीं लगा पाएंगे, लेकिन आपने अभ्यास में दृढ़ रहें। हमेशा टोन को आगे की ओर सोचते हुए और आपकी आवाज़ आपके मुंह की छाती से टकराती हुई महसूस करके आपको पुरस्कृत किया जाएगा। स्वर को सही ढंग से रखने के काले गले के स्वर दूर हो जाएंगे जो इतने अप्रिय, अक्षम और गले के लिए हानिकारक हैं। बंद होंठ, गुनगुना एनजी, IM या एक स्वर आगे सोचो। क्या आपको लगता है यह होंठों पर प्रहार करता है? अपने हाथ की हथेली को अपने चेहरे के सामने रखें और जोर से कहें कि दुर्घटनाग्रस्त, पानी का छींटा, चक्कर, भनभनाहट। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि आगे के स्वर आपके हाथ से टकरा रहे हैं? आप तक अभ्यास कर सकते हैं। याद रखें, अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है कि उसे आगे रखा जाए। आवाज़ की वाहक शक्ति कैसे विकसित करें? दूर से सुनने के लिए जोर से बोलना जरूरी नहीं है, केवल सही बोलना आवश्यक है। एडिथ वाइन मैथिसन की आवाज़ एक बड़े थिएटर में कानाफूसी करेगी। एक बड़े सभागार के मंच पर एक कागज की सरसराहट को गैलरी में सबसे आगे की सीट में स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है। अगर आप सिर्फ अपनी आवाज़ का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको सुनने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बेशक अपने भाषण को अपने सबसे दूर के लेखा परीक्षणों को संबोधित करना हमेशा अच्छा होता है। यदि वे इसे प्राप्त कर लेते हैं तो निकट वालों को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन इस स्पष्ट सुझाव के अलावा आपको ध्वनि उत्पादन के इन नियमों का पालन करना चाहिए। सहजता, खुलेपन और आगे बढ़ने के सिद्धांतों को लागू करना याद रखें। यह आपकी आवाज़ को दूर से सुनने में सक्षम बनाने में प्रमुख कारक है। बात करने का समय फर्श की ओर ना देखें। यह आदत न केवल वक्ता को एक शौकिया रूप देती है, बल्कि अगर सिर को आगे की ओर लटका दिया जाता है तो आवाज़ दर्शकों के ऊपर तैरने की बजाय ज़मीन की ओर निर्देशित होगी। आवाज़ वायु कंपन की एक श्रृंखला है। इसे मजबूत करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं: ज़्यादा हवा या सांस और ज़्यादा कंपन। श्वास ही वाणी का आधार है। जिस प्रकार गोली के पीछे थोड़ा सा पाउडर होता है, उसमें बल और शक्ति नहीं होती, उसी तरह जिसके पीछे थोड़ी सांस होती है वह आवाज़ कमज़ोर होगी। ना केवल गहरी सांसें लें, आवाज़ को बेहतर समर्थन दें, लेकिन यह सामान्य स्वास्थ्य में सुधार करके इसे एक मजबूत प्रतिध्वनि देगा। Whenever you are speaking, take in deep breaths, but in such a manner that the inhalations will be silent. अपनी सांस को नवीनीकृत किए बिना बहुत लंबा बोलने की कोशिश ना करें। प्रकृति अनजाने में बातचीत में इसकी बहुत अच्छी तरह से परवाह करती है
और यदि आप इसे पूर्व सूचकों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो यह मंच पर बोलने में आपके लिए भी ऐसा ही करेगी। एक बहुत ही सफल वक्ता ने देश भर में दौड़ते हुए अपने भाषणों का अभ्यास करते हुए आवाज़ उठाकर शक्ति विकसित की। जोरदार व्यायाम ने उन्हें गहरी सांस लेने के लिए मजबूर किया और फेफड़ों की शक्ति विकसित की। एक कठिन बास्केटबॉल या टेनिस खेल गहरी सांस लेने का अभ्यास करने का एक प्रभावी तरीका है। जब यह विधियां सुविधाजनक नहीं होती हैं तो हम निम्नलिखित की अनुशंसा करते हैं। अपने हाथों को अपनी भुजाओं पर कमर की रेखा पर रखें। अपनी उंगलियों और अंगूठे से कमर को घेरने की कोशिश करते हुए फेफड़ों से सारी हवा बाहर निकाल दें। गहरी सांस लेना स्मरण रहे, सारी गतिविधि शरीर के माध्यम में केंद्रित होती है। कंधे मत उठाओ। जैसे ही सांस ली जाएगी आपके हाथ मजबूर हो जाएंगे। व्यायाम को दोहराएं। अपने हाथों को पीठ के पीछे छोटे हिस्से पर रखें और सांस लेते हुए उन्हें बाहर निकालें। विभिन्न अधिकारियों द्वारा गहरी सांस लेने के कई तरीके बताए गए हैं। अपने फेफड़ों में हवा पहुंचाएं, यही महत्वपूर्ण बात है। शरीर आवाज़ के लिए एक ध्वनि बोर्ड के रूप में कार्य करता है। जैसे वायलिन का शरीर अपने स्वर के लिए ध्वनि बोर्ड के रूप में कार्य करता है, आप अभ्यास से इसके कंपन को बढ़ा सकते हैं। अपनी उंगली को अपने होंठ पर रखें और संगीत के पैमाने को सोचें और आवाज़ को होंठों पर आगे रखें। क्या आपको लगता है कि होंठ कंपन करते हैं? थोड़ी से अभ्यास के बाद वे गुदगुदी करते हुए कंपन करेंगे। गुनगुनाती आवाज़ को नाक में फेंकते हुए इस अभ्यास को दोहराएं। नाक के ऊपरी हिस्से को अंगूठे और तर्जनी के बीच में पकड़ें। क्या आप नाक में कंपन महसूस कर सकते हैं? अपने हाथ की हथेली को अपने सिर के ऊपर रखते हुए इस गुनगुनाते हुए व्यायाम को दोहराएं। वहाँ की आवाज़ के बारे में सोचें जैसे आप हेड टोन में गुनगुनाते हैं। क्या आप वहाँ कंपन महसूस कर सकते हैं? अब पूर्वगामी प्रक्रिया को दोहराते हुए अपने हाथ की हथेली को अपने सिर के पीछे रखें, फिर इसे छाती पर लगा कर देखें। हमेशा अपने स्वर को सोचना याद रखें। जहां आप कंपन महसूस करना चाहते हैं, आपके शरीर के किसी भी हिस्से के बारे में सोचने मात्र से यह कंपन करने लगता है। निम्नलिखित को दोहराएं। इस गहरी सांस लेने के बाद अपने शरीर के सभी हिस्सों को एक ही समय में कंपन महसूस करने का प्रयास करें। जब आप इसे प्राप्त कर लेंगे तो आप पाएंगे कि यह एक सुखद अनुभूति है। क्या हो मेरे खुशमिजाज साथी, आ जाओ, हम इसे परियों की तरह खिलखिलाएंगे, मीरा चांदनी में तलाशी लेंगे। आवाज़ की शुद्धता। यह गुण कभी कभी सांसों को बर्बाद करने से नष्ट हो जाता है। स्वर के उत्पादन के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही उपयोग करते हुए सांस को सावधानी से नियंत्रित करें। आप जो कुछ भी देते हैं उसका उपयोग करें। ऐसा करने में विफलता के परिणाम स्वरूप एक सांस लेने वाला स्वर होता है। एक उड़ाऊ की तरह सांस लें। बोलने में इसे एक कंजूस की तरह दे दो। आवाज़ सुझाव। कर्कश होने पर कभी भी अपनी आवाज़ को ज़बरदस्ती करने का प्रयास ना करें। बोलते समय ठंडा पानी ना पिएं। भाषण के गर्म अंगों को अचानक झटका लगने से आवाज़ घायल हो जाएगी। अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा तेज़ करने से बचें, इससे वह कर्कश हो जाएगी। यह एक सामान्य दोष है। जब आपको अपनी आवाज़ बहुत ऊंची रेंज में मिले तो उसे कम करें। इसे आजमाने के लिए प्लेटफार्म पर पहुंचने तक इंतजार ना करें। अपनी दैनिक बातचीत में इसका अभ्यास करें। श्रेणी के विकास के लिए वर्णमाला को दोहराएं। सबसे कम संभव पैमाने पर एक की शुरुआत करें और प्रत्येक बाद के अक्षर पर एक नोट ऊपर जाएं। एक विस्तृत श्रृंखला आपको पिच के कई बदलाव करने की सुविधा प्रदान करेगी। बोलते समय अपनी आवाज़ सुनने की आदत ना बनाएं।
आप जो कह रहे हैं उसके बारे में सोचने के लिए आपको अपने मस्तिष्क की आवश्यकता होगी। निजी अभ्यास के लिए अपने अवलोकन को सुरक्षित रखें। प्रश्न और अभ्यास। 1. अच्छी आवाज़ के लिए प्रमुख आवश्यकताएं क्या हैं? 2. बताएं कि अच्छे वॉइस प्रोडक्शन के लिए हर एक क्यों ज़रूरी है। 3. इन स्थितियों के विकास के लिए कुछ अभ्यास दीजिए। 4. आवाज़ का दायरा वांछनीय क्यों है। 5. बताएं कि आवाज़ की सीमा कैसे विकसित की जा सकती है। 6. अपनी आवाज़ के समुचित विकास के लिए आप कितना दैनिक अभ्यास आवश्यक समझते हैं। 7. अनुदान और वहन करने की शक्ति कैसे विकसित की जा सकती है। 8. आपकी आवाज़ में क्या दोष है। 9. आप उन्हें कैसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आइए चलते हैं अब अध्याय 13 की ओर। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, अध्याय 13, आवाज़ आकर्षण। मासूमियत से जुड़ा एक हंसमुख स्वभाव सुंदरता को आकर्षक, ज्ञान को रमणीक और बुद्धि को नेकदिल बना देगा। जोसेफ एडिसन, द टैटलर। पो ने कहा कि सुंदरता का स्वर उदासी है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से कारण के प्रभाव के बारे में सोच रहा था। इसके विपरीत, क्योंकि उदासी शायद ही कभी सुंदरता का निर्माता है, जो कि विशेष रूप से आनंद प्राप्त करता है। सूर्यास्त की उत्कृष्ट सुंदरता प्राण पोषक नहीं होती है, लेकिन एक प्रकार की उदासी की ओर ले जाती है जो आनंद से दूर नहीं होती है। गहरे शांत संगीत की भूतिया सुंदरता उदासी की छाया से अधिक रहती है। गोधूली में पक्षी गीत के प्यारे छोटे ताल लगभग निराशाजनक हैं। शांत सुंदरता के पीछे कुछ रूपों से हम उदासी से प्रभावित होने का कारण दुगना है। आंदोलन उत्तेजक और आनंद उत्पादक है, जबकि शांतता प्रतिबिंब की ओर ले जाती है और बदले में प्रतिबिंब अक्सर अतीत के लिए खेदजनक लालसा का स्वर सामने लाता है। दूसरी बात, शांत सौंदर्य अपेक्षाकृत अपर्याय के लिए एक अस्पष्ट अभिप्सा पैदा करता है। फिर भी मंद वांछित अवस्था या वस्तु को हमेशा बनाने के लिए आवश्यक जबरदस्त प्रयास को उत्तेजित नहीं करता है। इन कारणों से हमें सुंदरता की उदासी और सुंदरता के आनंद के बीच का अंतर करना चाहिए। सच है, आनंद एक गहरी आंतरिक चीज़ है और बंधन संगीत आत्माओं के विचार से कहीं अधिक लेता है, क्योंकि इसमें हृदय की एक निश्चित सक्रिय संतुष्टि शामिल है। हालांकि इस अध्याय में शब्द का अपना आशावादी विपुल अर्थ होगा। हम अब ज्वलंत उज्ज्वल आँखों, हंसी, खुशी के बारे में सोच रहे हैं। संगीत में हर्षी स्वर आवाज़ आकर्षण का निर्माण करते हैं, एक सूक्ष्म चुंबक जो खुशी से संक्रामक है। अब यह अपमानजनक पाठक को लग सकता है कि लेसेंट लेना और इस आकर्षक आवाज़ की गुणवत्ता में कटौती करना एक तितली पंख को काटना और उसके आकर्षण को नष्ट करना होगा। फिर भी यदि हम कारण के बारे में निश्चित नहीं हैं, तो हम प्रभाव कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। नाक अनुवाद आवाज़ के बेल टोन का उत्पादन करता है। आवाज़ के उज्ज्वल स्वर के लिए नाक के स्वर मार्ग को पूरी तरह से मुक्त रखा जाना चाहिए और पिछले अध्याय में हमारी चेतावनी के बाद आप भ्रमित नहीं होंगे कि वास्तविक नाक गुणवत्ता के साथ लोकप्रिय और गलत तरीके से नाक स्वर कहा जाता है, जो ऐसा है प्रशिक्षित फ्रांसीसी गायकों और वक्ताओं की आवाज़ के काम से अच्छी तरह से सचित्र। अनुनासिक प्रतिध्वनि विकसित करने के लिए निम्नलिखित गाएं। यथासंभव लंबे समय तक एनजी ध्वनियों पर निवास करें। आवाज़ को नासिका गुहा में डालें। उच्च और निम्न दोनों रजिस्टरों के अभ्यास करें और चमक के साथ रेंज विकसित करें। गीत गाओ, डिंग डोंग, हांगकांग,
लंबी पेटी। फॉल्सेटो वॉइस में अभ्यास करने से सामान्य बोलने आवाज़ में एक उज्ज्वल गुण विकसित होता है। निम्नलिखित और आपके द्वारा चुने गए किसी भी अन्य चयन को झूठी आवाज़ में आजमाएं। एक पुरुष की फाल्सेटो आवाज़ बेहद ऊंची और नारीवादी होती है, इसलिए पुरुष को व्यायाम थकाऊ होने के बाद फाल्सेटो में अभ्यास नहीं करना चाहिए। उसने अपने कबीले के सबसे अच्छे लोगों का पूरी तरह से तिरस्कार किया और किसी भी व्यक्ति के नौमे को पूरी तरह से अश्लील अंश घोषित कर दिया। अभिनेत्री मैरी एंडरसन ने कवि लॉन्गफेलो से पूछा कि वह अपनी आवाज़ को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकती है। उन्होंने उत्तर दिया, रोज़ जोर से पढ़ें आनंदमय गीत कविता। हर्षित स्वर चमकीले स्वर हैं। व्यायाम द्वारा उनका विकास करें। आनंद की मनोवृत्ति में अपने वाणी अभ्यास का अभ्यास करें। आनंद के प्रभाव में शरीर का विस्तार होता है, स्वर मार्ग खुल जाते हैं, हृदय और फेफड़ों की क्रिया तेज हो जाती है और अच्छे स्वर के लिए सभी प्राथमिक शर्तें स्थापित हो जाती हैं। फिफ्थ एवेन्यू पर महलनुमा घरों की तुलना में दक्षिण में निग्रो कैबिनों की टूटी खिड़कियों से अधिक गाने निकलते हैं। हेनरी वार्ड बीचर ने कहा कि उनके जीवन के सबसे खुशी के दिन तब नहीं थे जब वह एक अंतर्राष्ट्रीय चरित्र बन गए थे, लेकिन जब वह लॉरेंसविले ओहियो में एक अज्ञात मंत्री थे, अपने स्वयं के चर्च की सफाई कर रहे थे और किराए का भुगतान करने में मदद करने के लिए बढ़ाई के रूप में काम कर रहे थे। जीवन को समकोण से देखने का प्रसन्नता काफ़ी हद तक मान का एक दृष्टिकोण है। आशावादी रवैया विकसित किया जा सकता है और यह आवाज़ के आकर्षण में खुद को अभिव्यक्त करेगा। एक टेलीफोन कंपनी ने हाल ही में अपने बूथों में इस आदर्श वाक्य को लिखा था, द वॉइस विद द स्माइल विंस। ऐसा होता है, इसे आजमाएं। हर्षित गद्य या गीत कविता पढ़ना आपकी आवाज़ में मुस्कान और आत्मा की खुशी डालने में मदद करेगा। निम्नलिखित चयन अभ्यास के लिए उत्कृष्ट हैं। याद रखें कि जब आप पहली बार इन क्लासिक्स का अभ्यास करते हैं तो आपको केवल 2 चीज़ों पर ध्यान देना होता है, दिल और शरीर का आनंदमय रवैया और तेज आवाज़। इन लक्ष्यों को आपकी संतुष्टि के लिए प्राप्त करने के बाद सार्वजनिक बोलने के सिद्धांतों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। पिछले अध्यायों में नीचे और जब आप इन अंशों को बार बार पढ़ते हैं तो उन्हें अभ्यास में लाते हैं। प्रत्येक चयन को स्मृति में करना बेहतर होगा। अभ्यास के लिए चयन करें। प्रश्न और अभ्यास। 1. परिभाषित करें। ए. आकर्षण, बी. खुशी, सी. सुंदरता। 2. आनंद से संबंधित सभी शब्दों की एक सूची बनाएं। 3. द जॉयफुल मैन का 3 मिनट का सत्वन लिखें। 4. नोटों के उपयोग के बिना इसे वितरित करें। क्या आपने ध्यान से उन सभी गुणों पर विचार किया है जो इसकी डिलीवरी में आवाज़ आकर्षण बनाने के लिए जाते हैं? 5. अपने शब्दों में संक्षेप में बताएं कि एक आकर्षक आवाज़ को विकसित करने के लिए किस साधन का उपयोग किया जा सकता है। 6. चरित्र पर स्वर के प्रभाव की विवेचना कीजिए। 7. आवाज़ पर चरित्र के प्रभाव की चर्चा कीजिए। 8. आपके द्वारा चुने गए किसी भी वक्ता या गायक की आवाज़ के आकर्षण का विश्लेषण करें। 9. किसी दी गई आवाज़ के दोषों का विश्लेषण करें। 10. कारण बताते हुए कुछ आवाज़ दोषों का अनुकरण करते हुए एक संक्षिप्त विनोदी भाषण दें। 11. निम्नलिखित श्लोक करें और कवि द्वारा समझाए गए या व्यक्त किए गए आनंद के प्रत्येक चरण की व्याख्या करें। एक शिशु जब प्रकाश की ओर देखता है, एक बच्चा जिस क्षण स्तन से पानी निकालता है, एक भक्त जब यजमान को देखता है, एक अतिथि के लिए एक अजनबी के साथ एक अरब, एक नाविक जब पुरस्कार लड़ाई में मारा जाता है,
एक कंजूस अपना सबसे जमा हुआ सीना भर रहा है। उत्साह महसूस करो, लेकिन ऐसा सच्चा आनंद नहीं मिल रहा है जैसा कि वे जो देखते हैं कि वे सोते समय क्या प्यार करते हैं। वायरन डॉन जुआन। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आइए चलते हैं अब अध्याय 14 की ओर, जिसका शीर्षक है स्पष्टता और उच्चारण की शुद्धता। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, लेखक डेल कार्नेगी। अध्याय 14, स्पष्टता और उच्चारण की शुद्धता। मनुष्य में भगवान बोलता है। हेसियोड, वर्ड्स एंड डेज। लोकप्रिय उपयोग में शब्द उच्चारण और अभिव्यक्ति पर्यायवाची है, लेकिन वास्तविक उच्चारण में 3 अलग अलग प्रक्रियाएं शामिल हैं और इसलिए इसे एक शब्दांश या शब्दांशों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उच्चारण और उच्चारण। स्पष्ट और सटीक उच्चारण सार्वजनिक भाषण के सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक है। एक वक्ता को इस संतुष्ट भ्रम में कि वह अपने श्रोताओं को कुछ कह रहा है, अस्पष्ट ईमानदारी की आवाज़ें निकालते हुए सुनना कितना बेतुका है, बता रहा है। बताने का अर्थ है संवाद करना, और वह वास्तव में प्रत्येक शब्द को अलग किए बिना कैसे संवाद कर सकता है। स्लोवेनली उच्चारण या तो शारीरिक विकृति या आदत का परिणाम होता है। एक सर्जन दंत चिकित्सक एक विकृति को ठीक कर सकता है, लेकिन आपकी खुद की इच्छा, आत्मनिरीक्षण और अभ्यास में संकल्प द्वारा काम करने से आदत टूट जाएगी। सब कुछ सात बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कुछ समय के लायक समझते हैं या नहीं। दोषपूर्ण भाषण इतना व्यापक है कि इससे मुक्ति अपवाद है। सार्वजनिक रूप से सुनना दर्दनाक है। वक्ता राजा की अंग्रेजी को विकृत करते हैं। वे वास्तव में यह हत्या नहीं है के रूप में कुरान एक बार कहा था, वे अक्सर एक दस्तक हैं। एक कनाडाई पादरी होमिलेटिक रिव्यू में लिखते हुए बताता है कि अपने छात्र दिनों में एक सहपाठी जो एक अंग्रेज था, एक रविवार के लिए एक देशी चर्च की आपूर्ति करता था। अगले सोमवार को उसने एक मिशनरी बैठक आयोजित की। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कुछ कहा। किसानों ने सोचा कि वे मिशन के प्रति अपना कर्तव्य कर रहे थे। जब उन्होंने काम के लिए अपने हार्ट्स एंड हैंड्स दिए, लेकिन भगवान को और अधिक की आवश्यकता थी। बैठक के अंत में एक युवती ने गंभीरता से एक दोस्त से कहा, मुझे यकीन है कि किसान करते हैं, ठीक है, अगर वे मिशन के लिए अपने सूअर और मुर्गियां देते हैं, यह अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक है। किसी भी व्यक्ति के लिए दर्शकों के सामने पेश होना असहनीय है। जो खुशी घर और स्वर्ग से एच को बाहर निकालने में लगा रहता है और वाल्डो मैसारोस की व्याख्या करने के लिए इसे नरक में आराम नहीं करने देगा। जो अपने आप में इस तरह से स्पष्ट दोषों को देखने के लिए पर्याप्त आत्मज्ञान नहीं दिखाता है और ना ही उन्हें ठीक करने के लिए पर्याप्त आत्मनिपुणता दिखाता है, उसके पास दूसरों को निर्देश देने का कोई काम नहीं है। अगर वह कुछ बेहतर नहीं कर सकता तो उसे चुप रहना चाहिए। अगर वह बेहतर नहीं करेगा तो उसे भी चुप रहना चाहिए। असाध्य शारीरिक दोषों को छोड़कर और आजकल कुछ लाइजाज हैं। सारा मामला इच्छा का है। जिन लोगों ने विश्वास योग्य कार्य से असंभव को पूरा किया है, उनकी सूची योद्धाओं के रोल कॉल के समान प्रेरक है। नॉर्थन शेपर्ड कहते हैं, आप में से जितना कम है उतना ही आपके पास जो कुछ है उसका अधिकतम लाभ उठाने की जरूरत है। जोड़बंदी।
अभिव्यक्ति भाषण की प्राथमिक ध्वनियों का निर्माण और संयोजन है। हमारी अंग्रेजी शब्दावली का निर्माण करने वाले 10 लाख शब्दों में से तीसरे शब्द को कलात्मक रूप से बोलना एक कठिन काम लगता है, लेकिन शुरुआत करने का तरीका वास्तव में सरल है। सही ढंग से बोलना सीखें और एक से दूसरे में आसानी से बदलाव के साथ हमारी भाषा में 44 प्राथमिक ध्वनियों में से प्रत्येक। कई बड़े सार्वजनिक वक्ताओं द्वारा अभिव्यक्ति को इतना दर्दनाक रूप से घिसने के 4 कारण हैं। तात्विक ध्वनियों की अज्ञानता, लगभग समान ध्वनियों के बीच भेदभाव करने में विफलता, मुखर अंगों का एक आलसी उपयोग और एक टारपिड इच्छा। कोई भी जो अभी भी स्वयं का स्वामी है वह जानता होगा कि इन दोषों में से प्रत्येक को कैसे संभालना है। स्वर ध्वनियाँ त्रुटियों का सबसे कष्टप्रद स्रोत हैं, विशेषकर जहाँ द्व्यर्थी पाए जाते हैं। ओलिवर वेंडल होम्स द्वारा इस अद्वितीय कविता में हिट की गई ऐसी त्रुटियों को किसने नहीं सुना है। सीखना आशा की पहुंच से परे निंदा करता है। लापरवाह होंठ जो साबुन के बदले साबुन की बात करते हैं, उसका फरमान उसके निष्पक्ष निवास से निर्वासित करता है। रद्द के लिए रद्द का उच्चारण करने वाली विदूषक आवाज़ उसके लिए कम कठोर जो अपने कोट एक कटी को बुलाता है और अपनी बल्लेबाजी को एक बैट मानते हुए आगे बढ़ाता है। Who said at Cambridge most instead of most? लेकिन उसकी भौहें बुने और उसके गुस्से वाले पैर पर मोहर लगा दी एक शिक्षक को एक रिट कॉल सुनने के लिए। पूर्वगामी उदाहरण सभी मोनोसिलेबल है, लेकिन खराब अभिव्यक्ति अक्सर उन ध्वनियों में शामिल होने का परिणाम होती है जो एक साथ नहीं है। उदाहरण के लिए, कोई नहीं पाता है यह मुश्किल कहने के लिए सौंदर्य है, लेकिन कई के उच्चारण में जारी रहती है। कर्तव्य है, जैसे कि यह या तो वर्तानी थे, ड्यूटी या ड्यूटी। ये ना केवल अशिक्षित वक्ताओं से हैं कि हम के रूप में ऐसी किसी ना आर्टिकुलेशंस सुनना है। लगभग ऐसी सभी त्रुटियां लापरवाही की हैं, शुद्ध अज्ञान की नहीं। लापरवाही की है क्योंकि कान कभी यह सुनने की कोशिश नहीं करते कि होंठ क्या कहते हैं। यह मौलिक ध्वनि है कि खोजने के लिए एक विदेशी को नागवर किया जाना चाहिए। कहाँ उसके उच्चारण के लिए कोई संकेत देता, शाखा, खांसी, किसी न किसी तरह, पूरी तरह से और के माध्यम से। और हम अच्छी तरह से भी संस्कृति का एक आदमी है जो कभी कभी के बीच में अपने शरीर या अपने तरीके से खो देता है। व्यंजन ध्वनियाँ केवल उन लोगों के लिए गंभीर संकट का कारण बनती हैं जो उच्चारण के किए जाने वाले शब्दों की वर्तनी का ध्यान से नहीं देखते हैं। कुछ भी नहीं है, लेकिन लापरवाही कह के लिए खाते में कर सकते हैं। वह जो जमाई लेता है उसे जमाई लेने देता है। वह प्रतिपादन है जो एक एंग्लोफोबिया पादरी ने परिचित शास्त्र के लिए दिया था। जिसके पास सुनने के लिए कान है उसे सुनने दें। सर हम्फ्री डेवी का नाम सुनने के बाद एक फ्रांसीसी व्यक्ति जो प्रख्यात अंग्रेज को लिखना चाहता था इस प्रकार पत्र को संबोधित किया। एक बड़ी शब्दावली के उच्चारण को सीखना और बदलते उपयोग के साथ तालमेल बिठाना जीवन भर का काम है, लेकिन एक सतर्क कान, शब्द मूल का अध्ययन, शब्दकोश की आदत उस कार्य में शक्तिशाली सहायक साबित होगी जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। अपनी परिभाषा पर लौटते हुए हम देखते हैं कि जब किसी शब्द की ध्वनि या ध्वनियों को ठीक से व्यक्त किया जाता है, सही शब्दांशों का उच्चारण किया जाता है और प्रत्येक ध्वनि को उसके उच्चारण में पूर्ण मान दिया जाता है,
तो हमारे पास सही उच्चारण होता है। शायद यहाँ सावधानी के एक शब्द की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी व्यक्ति जो प्रत्येक ध्वनि को स्पष्ट रूप से बाहर निकालने के लिए उत्सुक हो, बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करें और उच्चारण की एकता और सुगमता की अपेक्षा करें। सावधान रहें कि शब्दांशों को इतनी प्रमुखता में ना लाएं जिससे कि शब्द लंबे और कोणीय प्रतीत हों। जोड़ों को शालीनता से तैयार रखा जाना चाहिए। प्रसव से पहले अपने मनों पर जाने में असफल ना हों। स्क्रिप्ट और हर ध्वनि को नोट करें जो संभवतः गलत हो सकती है। शब्दकोश से परामर्श करें और आश्वासन को दोगुना सुनिश्चित करें। यदि शब्दों की व्यवस्था स्पष्ट उच्चारण के प्रतिकूल है तो शब्दों या क्रम को बदल दें और तब तक आराम ना करें जब तक आप खिलाड़ियों को हेमलेट के निर्देशों का पालन नहीं कर सकते। प्रश्न और अभ्यास। 1. व्यंजन पर विशेष ध्यान देते हुए निम्नलिखित को तेजी से दोहराने का अभ्यास करें। मूर्ख, फ्लेवियस बुखार से लथपथ, फ्लोरा की तुच्छता के साथ भयंकर रूप से दोष पाया। मैरी की बेजोड़ मिमिक्री बहुत शरारत करती है। चमचमाती छांव पर बैठी वह समुद्री सीपियां बेचती है। आप युवाओं ने कल अपने युवा यूल टाइड की लालसा को जन्म दिया। 2. ध्वनि एल निम्नलिखित शब्दों में क्रम में दोहराया में से प्रत्येक में। ब्लू ब्लैक ब्लिंकर्स ने ब्लैक ब्लोंडिन की आंखों को अवरुद्ध कर दिया। 3. यदि आप कहते हैं कि एक कार्य करें, ब्लो आकाश या नीले आकाश। 4. यू ध्वनि की तुलना कुछ और नए में करें, प्रत्येक को जोर से कहें और तय करें कि कौन सा सही है। 5. हेमलेट से निम्नलिखित को पढ़ने में इस अध्याय के निर्देशों पर ध्यान दें। अपने पिता के भूत के साथ साक्षात्कार के बाद हेमलेट अपने दोस्तों हिरोशियो और मार्सेल्स को बताता है कि वह एक भूमिका निभाने का इरादा रखता है। होरेशियो, हे दिन रात पर, यह तो बड़ी विचित्र बात है। हेमलेट, और इसलिए एक अजनबी के रूप में इसका स्वागत करें। 6. उच्चारण की सामान्य त्रुटियों की एक सूची बनाएं जिसमें कहा गया है कि जो दोषपूर्ण उच्चारण, गलत उच्चारण और अपूर्ण उच्चारण के लिए कारण है, प्रत्येक मामले में सुधार करें। 7. आपके द्वारा सुने गए किसी भी भाषण की आलोचना करें जो इन दोषों को प्रदर्शित करता हो। 8. स्पष्ट करें कि अत्यधिक सटीक लगने की झूठी लज्जा हमें सही मौखिक उच्चारण विकसित करने से कैसे रोक सकती है। 9. अति सटीकता भी एक दोष है। किसी भी शब्दांश को अनावश्यक रूप से बाहर निकालना शब्द को कैरिकेचर करना है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आइए चलते हैं अब अध्याय 15 की ओर, हाव भाव के बारे में सच्चाई। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। लेखक डेल कार्नेगी। अध्याय 15, हाव भाव के बारे में सच्चाई। जब वाइटफील्ड ने एक बूढ़े अंधे व्यक्ति को चट्टान के किनारे की ओर धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए देखा तो लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने शुरू किया और रोया, अच्छा भगवान, वह चला गया। नॉर्थ शेफर्ड, बिफोर ए ऑडियंस। हाव भाव वास्तव में एक साधारण मामला है जिसमें नियमों की एक पुस्तक के बजाय अवलोकन और सामान्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। इशारा एक आंतरिक स्थिति की बाहरी अभिव्यक्ति है। यह केवल एक प्रभाव है, भौतिक रास्तों के माध्यम से अभिव्यक्ति के लिए संघर्ष कर रहे मानसिक या भावनात्मक आवेग का प्रभाव। हालांकि आपको गलत अंत से शुरू नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने इशारों या इशारों की कमी से परेशान हैं तो कारण पर ध्यान दें, ना कि प्रभाव। यह आपके वितरण में कुछ यांत्रिक आंदोलनों से निपटने में कम से कम मदद नहीं करेगा। यदि आपके सामने के यार्ड में
पेड़ लगा आपके अनुरूप नहीं बढ़ रहा है तो मिट्टी में खाद डालें और पानी दें और पेड़ को धूप दें। जाहिर है यह आपके पेड़ को कुछ शाखाओं पर कील लगाने में मदद नहीं करेगा। यदि आपका हौज सूखा है तो वर्षा होने तक प्रतीक्षा करें या एक कुआं खोद दिया पंप को सूखे छेद में क्यों डुबोएं। जिस वक्ता के मन में पहाड़ के झरने की तरह विचार और भावनाएं उमड़ रही हैं उसे इशारे करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। यह केवल उन्हें ठीक से निर्देशित करने का प्रश्न होगा। यदि आपने विशेष या इस विषय के बारे में प्रति उसका उत्साह नाटकीय कार्रवाई के लिए स्वाभाविक आवेग देने जैसा नहीं है तो उसे नियमों की लंबी सूची के साथ प्रस्तुत करने का कोई फायदा नहीं होगा। वह कुछ आंदोलनों से निपट सकता है लेकिन वे जीवन का अनुकरण करने के लिए एक पेड़ पर कील ठोक दी गई शाखाओं की तरह दिखेगा। इशारों का जन्म होना चाहिए, निर्मित नहीं। एक लकड़ी का घोड़ा बच्चों का मनोरंजन कर सकता है लेकिन कहीं जाने के लिए उसे जीवित रहना पड़ता है। इस विषय पर न केवल निश्चित नियम निर्धारित करना असंभव है बल्कि यह प्रयास करना मूर्खतापूर्ण होगा क्योंकि सब कुछ भाषण, अवसर, वक्ता के व्यक्तित्व और भावनाओं और दर्शकों के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। 7 को 6 से गुना करके परिणाम की भविष्यवाणी करना काफ़ी आसान है लेकिन किसी भी व्यक्ति को यह बताना असंभव है कि जब वह अपनी ईमानदारी दिखाना चाहता है तो उसे किस तरह के इशारों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। हम उसे बता सकते हैं कि कहीं वक्ता तर्जनी के अपवाद के साथ हाथ बंद कर देते हैं और उस उंगली को सीधे दर्शकों की ओर इंगित करते हुए अपने विचारों को वॉली की तरह बाहर निकाल देते हैं या कि अन्य जोर देने के लिए एक पैर पर मोहर लगा देते हैं या कि मिस्टर ब्रायन अक्सर अपने हाथों को एक साथ बड़ी ताकत से थप्पड़ मारते हैं, एक आसान तरीके से एक हथेली के ऊपर की ओर रखते हुए, या कि ग्लैडस्टोन कभी कभी क्लर्क पर हड़बड़ी कर देता था। यह सभी बातें और एक किताबी और अधिक हम वक्ता को बता सकते हैं लेकिन हम यह नहीं जान सकते कि वह इन इशारों का उपयोग कर सकता है या नहीं। हम यह तय कर सकते हैं कि वह मिस्टर ब्रायन के कपड़े पहन सकता है या नहीं। इस विषय पर सबसे अच्छा किया जा सकता है कि कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए जाएं और व्यक्तिगत अच्छे स्वाद को यह तय करने दें कि प्रभावी नाटकीय कार्रवाई कहाँ समाप्त होती है और असाधारण गति शुरू होती है। कोई भी इशारा जो केवल अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है वह बुरा है। हाव भाव का उद्देश्य अपने विचारों और भावनाओं को अपने श्रोताओं के मन और हृदय में ले जाना है। यह आपके संदेश पर जोर देकर, उसकी व्याख्या करके, उसे क्रिया में व्यक्त करके, उसके स्वर को या तो एक शारीरिक रूप से वर्णनात्मक, एक विचारोत्तेजक या एक विशिष्ट हाव भाव में प्रहार करते देखता है। और इसे हर समय याद रखने दें कि हाव भाव में सभी शारीरिक गति शामिल है। चेहरे के भाव और सिर को उछालने से लेकर हाथ और पैर की अभिव्यंजक हरकतों तक मुद्रा का स्थानांतरण सबसे प्रभावी इशारा हो सकता है। इशारों के बारे में जो सच है वह सभी जीवन के लिए सच है। यदि सड़क पर लोग घूमते हैं और आपका चलना देखें तो आपका चलना आपसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसे बदल दें। यदि आपके श्रोताओं का ध्यान आपके हाव भाव की ओर आकर्षित किया जाता है तो वे आश्वस्त नहीं होते क्योंकि वे ऐसा प्रतीत होते हैं जो उन्हें वास्तविकता में होने का संदेहास्पद अधिकार है का ध्यान किया जाता है। क्या आपने कभी किसी वक्ता को ऐसे अजीबोगरीब हाव भावों का इस्तेमाल करते देखा है कि आप उनके अजीबोगरीब उन्माद से मोहित हो गए? वर्तमान लेखकों में से एक ने एक निश्चित कॉलेज अध्यक्ष से हाव भाव में अपना पहला सबक लिया जो कि डाइट ऑफ बम्स
में क्या हुआ था इसके बारे में उससे कहीं अधिक जानना था कि उसने खुद को कार्रवाई में कैसे व्यक्त किया। उनके निर्देश थे कि एक निश्चित शब्द पर आंदोलन शुरू करें, इसे एक सटीक वक्र पर जारी रखें और तर्जनी के साथ समाप्त होने वाली उंगलियों को निष्कर्ष पर प्रकट करें। बस इतना ही। इस विषय पर बहुत से ऐसे ही मूर्खतापूर्ण निर्देश देते हुए प्रकाशित किए गए हैं। इशारा मानसिकता और भावना की चीज़ है, ज्यामिति की बात नहीं। याद रखें, जब भी जूतों की एक जोड़ी, उच्चारण की एक विधि या कोई इशारा अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है तो यह बुरा है। जब आपने एक अच्छे भाषण में वास्तव में अच्छे इशारे किए हैं तो आपके सुनने वाले यह कहते हुए नहीं हटेंगे, कितने सुंदर इशारे हैं, उसने बताया। लेकिन वे कहेंगे, मैं उस उपाय के लिए वोट करूंगा, वह सही है, मुझे उस पर विश्वास है। इशारों को पल का जन्म लेना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सार्वजनिक वक्ता शायद ही पहले से जानते हों कि वे कौन से इशारे करने जा रहे हैं। वे आज रात कुछ शब्दों पर एक इशारा करते हैं और कल रात एक ही बिंदु पर कोई भी नहीं। उनके विभिन्न मूड और व्याख्याएं उनके इशारों को नियंत्रित करती हैं। यह सब उनके साथ आवेग और बुद्धिमान भावना की बात है। बुद्धिमान शब्द को नज़रअंदाज ना करें। प्रकृति हमेशा एक ही तरह के सूर्यास्त या बर्फ के टुकड़े प्रदान नहीं करती है और एक अच्छे वक्ता की चाल लगभग उतनी ही भिन्न होती है जितनी कि प्रकृति की रचनाएं। अब यह सब कहने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने इशारों पर जरा भी विचार ना करें। अगर इसका मतलब था तो यह अध्याय क्यों? जब हवलदार ने निराशाजनक रूप से अजीब दस्ते में भर्ती होने के लिए बाहर निकलने और खुद को देखने के लिए कहा तो उसने शानदार सलाह दी और व्यक्तिगत आवेदन के योग्य। विशेष रूप से जब आप सार्वजनिक बोलने से सीखने के दोनों में होते हैं तो आपको अपने समय के इशारों की आलोचना करना सीखना चाहिए। उन्हें याद करें, देखें कि वे कहाँ बेकार थे, कच्चे, अजीब, क्या नहीं, और अगली बार बेहतर करें। स्वयं के प्रति जागरूक होने और स्वयं के प्रति जागरूक होने में बहुत बड़ा अंतर है। सहज इशारों को विकसित करने और फिर भी अभ्यास पर उचित ध्यान देने के लिए आपके अच्छे भेदभाव की आवश्यकता होती है। जब आप उस क्षण पर निर्भर होते हैं तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि केवल एक नाटकीय प्रतिभा ही ऐसे कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकती है जैसा कि हमने संबंधित किया। सहजता का क्या आरंभ करती है? अभ्यास को पूर्ण होने दें। प्रत्येक प्रभावी वक्ता और प्रत्येक ज्वलंत अभिनेता ने हाव भाव को तब तक देखा, माना और अभ्यास किया जब तक कि उसके नाटकीय कार्य एक अवचेतन अधिकार नहीं होते। ठीक उसी तरह जैसे कि उसके विचार और विशेष रूप से केंद्रित किए बिना सही ढंग से उच्चारण करने की उसकी क्षमता। हाव भाव में एक सरलता से बचें। भुना हुआ बीफ एक उत्कृष्ट व्यंजन है, लेकिन यह एक विशेष आहार के रूप में भयानक होगा। एक इशारा कितना भी प्रभारी या प्रभावी क्यों ना हो, उस पर अधिक काम ना करें। अपने कार्यों में विविधता लाएं। एक सरलता सारी सुंदरता और शक्ति को नष्ट कर देगी। पंप का हैंडल एक प्रभावी इशारा होता है और गर्म दिनों में वह बहुत वाकपटु होता है, लेकिन इसकी सीमाएं होती हैं। कोई भी आंदोलन जो महत्वपूर्ण नहीं है कमजोर होता है। मत भूलना, बेचैनी अभिव्यक्ति नहीं है। आप जो कह रहे हैं उससे बहुत सारी बेकार हरकतें केवल दर्शक का ध्यान आकर्षित करेंगी। एक व्यापक रूप से विख्यात व्यक्ति ने हाल ही में एक रविवार शाम के वक्ता को न्यूयॉर्क के दर्शकों से मिलवाया। उस परिचयात्मक भाषण के बारे में केवल एक ही बात याद आई कि वक्ता ने बात करते समय मेज के आवरण के साथ घबराहट से खेला। हम स्वाभाविक रूप से चलती वस्तुओं को देखते हैं। एक चौकीदार खिड़की को नीचे रखता है। मिस्टर रूजवेल्ट ने श्रोताओं का ध्यान आकर्षित कर सकता है। मंच के एक तरफ
कुछ हलचलें करके एक कोर्स लड़की लीड के बीच एक बड़े दृश्य से दर्शकों की रुचि खींच सकती है। जब हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे तो उन्हें चलती वस्तुओं को देखना पड़ता था, क्योंकि आंदोलनों का मतलब खतरा था। हम अभी तक इस आदत से उबर नहीं पाए हैं। विज्ञापन दाताओं ने इसका फ़ायदा उठाया है। किसी भी शहर में बिजली के चलते बिजली के संकेत देखें। एक चतुर वक्ता इस कानून का सम्मान करेगा और सभी अनावश्यक आंदोलनों को समाप्त करके अपने दर्शकों का ध्यान बनाए रखेगा। हाव भाव या तो एक साथ होना चाहिए या शब्दों से पहले होना चाहिए, उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। लेडी मैकबेथ कहती है, आपकी आंख, आपके हाथ, आपकी जीभ में आपका स्वागत है। इस क्रम को उल्ट दें और आपको कॉमेडी मिलती है। कहो, वह वहाँ जाता है। अपने शब्दों को समाप्त करने के बाद उसकी ओर इशारा करते हुए और देखें कि क्या परिणाम हास्यपूर्ण नहीं है। छोटी झटकेदार हरकतें ना करें। कुछ वक्ता एक वेटर की नकल करते हुए प्रतीत होते हैं जो टिप पाने में विफल रहा है। अपने आंदोलनों को आसान होने दें और कंधे से एक नियम के रूप में कोहनी से नहीं, लेकिन दूसरे चरण पर ना जाएं और बहुत अधिक बहने वाली गतियां ना करें जो कि अभावग्रस्त का स्वाद लेती हैं। अपने इशारों में थोड़ा पंच और जीवन डालें। हालांकि आप इसे यंत्रवत रूप से नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो दर्शक इसका पता लगा लेंगे। हो सकता है कि वे नहीं जानते कि क्या गलत है, लेकिन हाव भाव से उन्हें झूठा आभास होगा। चेहरे की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। क्या आप कभी ब्रॉडवे थिएटर के सामने रुके हैं और कलाकारों की तस्वीरों को देखा है? कोर्स लड़कियां पंक्ति पर ध्यान दें। जिन्हें डर व्यक्त करना चाहिए, उनका रवैया इतना यांत्रिक है कि यह प्रयास हास्यास्पद है। उसी भावना को व्यक्त करने वाले तारे की तस्वीर पर ध्यान दें। उसकी मांसपेशियां खींची जाती हैं, उसकी भौहें उठाई जाती हैं, वह सिकुड़ जाता है और उसकी आंखों से डर चमकता है। फोटो खिंचवाने पर उस अभिनेता को डर लगा। कोर्स लड़कियों ने महसूस किया कि यह दुर्लभ होने का समय था और उन्होंने डर की तुलना में उस भावना को लगभग व्यक्त किया। संयोग से के एक कारण है कि वे है रहने कोर्स में। चेहरे की मांसपेशियों की गतिविधियों का मतलब हाथ की गति से कहीं अधिक हो सकता है। जो आदमी उदास टेर में बैठा है, उसके चेहरे पर निराशा का भाव है। वह अपने विचारों और भावनाओं को उतनी ही प्रभावी ढंग से व्यक्त कर रहा है जितना कि वह आदमी जो अपनी बाहों को लहरा रहा था और बाहर से चिल्ला रहा था। एक ड्राई वैगन के पीछे आंख को आत्मा की खिड़की कहा गया है। इसके माध्यम से हमारे विचारों और भावनाओं का प्रकाश चमकता है। बहुत अधिक हाव भाव का प्रयोग ना करें। दरअसल जीवन के बड़े संकटों में हम कई कार्यों से नहीं गुजरते हैं। जब आपका सबसे करीबी दोस्त मर जाता है तो आप हाथ नहीं उठाते और अपने दुख के बारे में बात नहीं करते। आपके बैठने और सुखी आंखों वाले मौन में रहने की अधिक संभावना है। हडसन नदी समुद्र के रास्ते में ज़्यादा शोर नहीं करती है। यह ब्रोंक्स पार्क में छोटी क्रीक के रूप में आधा इतना जोर से नहीं है कि एक बैल मेंढक छलांग लगा सकता है। भौंकने वाला कुत्ता आपकी पतलून कभी नहीं फाड़ता। कम से कम वे कहते हैं कि वह नहीं करता है। उस आदमी से मत डरो जो हाथ हिलाता है और अपना क्रोध चिल्लाता है, लेकिन वह आदमी जो आग से जलता है और जलता हुआ चेहरा लिए चुपचाप ऊपर आता है, वह तुम्हें गिरा सकता है। उपद्रव बल नहीं है। प्रकृति में इन सिद्धांतों का पालन करें और अपने वितरण में उनका अभ्यास करें। इस अध्याय के लेखक ने एक बार एक प्रशिक्षण को इशारा करते हुए कक्षा को ड्रिल करते हुए देखा। वे हेनरी VIII के उस मार्ग पर आए थे जिसमें विनम्र कार्डिनल कहते हैं।
विदाई मेरी सारी महानता के लिए लंबी विदाई है। यह साहित्य के दयनीय मार्ग में से एक है। ऐसी भावना का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को कुचल दिया जाएगा और पृथ्वी पर आखिरी चीज जो वह करेगा वह तेज तर्रार हरकत करना होगा। फिर भी इस वर्ग के पास उनके सामने एक वाक्पटुता पुस्तिका थी जो गैस के बिल का भुगतान करने से लेकर मृत्युशैया विदाई तक हर अवसर के लिए एक उपयुक्त संकेत देती थी। आसन दर्शकों के सामने लिया जाने वाला शारीरिक रवैया वास्तव में हाव भाव में शामिल होता है। वह रवैया कैसा होना चाहिए यह नियमों पर नहीं, भाषण की भावना और अवसर पर निर्भर करता है। सीनेटर ला फोलेट 3 घंटे तक खड़े रहे और अपना वजन अपने आगे के पैर पर फेंक दिया क्योंकि वह फुटलाइट पर झुक गए। अपने बालों के माध्यम से अपनी उंगलियों को घुमाया, अपने ट्रस्टों की निंदा की। यह बहुत प्रभावी था। लेकिन कल्पना कीजिए कि एक वक्ता सड़क बनाने वाली मशीनरी के विकास पर भाषण देने के लिए उस तरह की स्थिति लेता है। यदि आपके पास एक उग्र आक्रामक संदेश है और आप खुद को जाने देंगे तो प्रकृति स्वाभाविक रूप से आपके वजन को आपके आगे के पैर पर खींच लेगी। एक गर्म राजनीतिक तर्क या सड़क पर विवाद में एक व्यक्ति को यह सोचने के लिए कभी भी रुकना नहीं पड़ता कि उसे अपना वजन किस पैर पर फेंकना चाहिए। आप कभी कभी अपने वजन को अपने पिछले पैर पर रख सकते हैं यदि आपके पास एक शांत और शांत संदेश है। लेकिन इसके बारे में चिंता ना करें, बस एक ऐसे व्यक्ति की तरह खड़े हो जाएं जो वास्तव में महसूस करता है कि वह क्या कह रहा है। एक सैनिक या बटलर की तरह अपनी एड़ी को एक साथ पास करके खड़े ना हों। जब आपको उनके साथ एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तरह दूर खड़े नहीं होना चाहिए। सरल, अच्छे शिष्टाचार और सामान्य ज्ञान का प्रयोग करें। यहाँ सावधानी बरतने की जरूरत है। हमने आपको सलाह दी है कि आप अपने इशारों और मुद्राओं को सहज होने दें और पहले से लकड़ी से तैयार नहीं किया गया है। लेकिन अपनी शारीरिक गतिविधियों में महारत हासिल करने के महत्व को नज़रअंदाज करने की हद तक ना जाएं। मुक्त गति द्वारा लचीला बनाया गया पेशिया हाथ उंगलियों के कड़े गुदगुदे गुच्छों की तुलना में हाव भाव में एक प्रभावी साधन होने की अधिक संभावना है। यदि आपके कंधे जले हुए हैं और अच्छी तरह से ढोए हुए हैं जबकि आपकी छाती आपकी ठोड़ी के साथ जुड़ने से पीछे नहीं हटती है तो अच्छे तत्कालिक इशारों का उपयोग करने की संभावना उतनी ही बेहतर है। अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को अपने कॉलर से छूना सीखें। अपनी छाती को ऊंचा रखें और अपनी कमर को नीचे रखें। प्रश्न और अभ्यास 1। आप किस स्रोत से हाव भाव का अध्ययन करना चाहते हैं? 2। अच्छे इशारों की पहली आवश्यकता क्या है और क्यों? 3। हाव भाव के लिए स्टील पहने नियमों को निर्धारित करना असंभव क्यों है? 4। वर्णन करें। A. एक सुंदर इशारा जो आपने देखा है। B. एक जोरदार। C. एक असाधारण। D. एक अनुचित। 5। जोर देने के लिए आप किन इशारों का उपयोग करते हैं? क्यों? 6। आंदोलन की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है? 7। जब किसी इशारे के बारे में संदेह हो तो आप क्या करेंगे? 8। दर्पण के सामने आपके अवलोकन के अनुसार इशारा करने में आपके क्या दोष हैं? 9। आप उन्हें कैसे ठीक करने का इरादा रखते हैं? 10। कुछ इशारे क्या हैं, यदि कोई हैं, जिनका उपयोग आप थर्स्टन के भाषण को देने में कर सकते हैं? 11। आपके द्वारा देखे गए कुछ विशेष रूप से उपयुक्त हाव भाव का वर्णन करें। यह उचित क्यों था? धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आइए चलते हैं अब अध्याय 16 की ओर। धन्यवाद। नमस्कार। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, लेखक डेल कार्नेगी। अध्याय 16, वितरण के तरीके। प्रवचन का मुकुट पराकाष्ठा उसकी स्फूर्तगी है,
उसकी ओर सारी तैयारी दिखती है। दर्शक उसी की प्रतीक्षा करता है। उसी से वक्ता का मूल्यांकन होता है। वक्ता की जीवन की सारी शक्तियाँ उसकी वाक्पटुता में समाहित हो जाती हैं। जिस तार्किक तीक्ष्णता के साथ वह अपने विषय के आसपास के तथ्यों का मार्शल करता है, वह अलंकारिक सुविधा जिसके साथ वह अपनी भाषा का आदेश देता है, जिस नियंत्रण को उसने अपने शरीर के अभिव्यक्ति के एक अंग के रूप में उपयोग करने में प्राप्त किया है, अधिग्रहण और अनुभव की समृद्धि जो भी हो, उसके यह सब घटनाएं हैं। स्फूर्तगी का समय वक्ता के लिए सर्वोच्च अपरिहार्य घंटा है। यही वह तथ्य है जो पर्याप्त तैयारी के अभाव को इस तरह की लापरवाही बना देता है, और यही वह है जो वक्ता के पूरे अस्तित्व के माध्यम से अवर्णनीय आनंद का ऐसा रोमांच भेजता है जब उसने एक सफलता हासिल कर ली है। यह ऐसा है जैसे माँ अपने बेटे को दुनिया में लाने की खुशी के लिए अपने दर्द को भूल जाती है। पता देने के 4 मूलभूत तरीके हैं। अन्य सभी इनमें से एक या अधिक के संशोधन हैं। पांडुलिपि से पढ़ना, लिखित भाषण देना और स्मृति से बोलना, नोट से बोलना और सामयिक भाषण। यह कहना असंभव है कि सभी परिस्थितियों में सभी वक्ताओं के लिए किस प्रकार का वितरण सबसे अच्छा है। अपने लिए निर्णय लेने में आपको अवसर, दर्शकों की प्रकृति, अपने विषयों के चरित्र और समय और क्षमता की अपनी सीमाओं पर विचार करना चाहिए। पांडुलिपि से पढ़ना। सार्वजनिक भाषण पर एक पुस्तक में यह विधि वास्तव में संक्षिप्त रूप से योग्य है, क्योंकि आप खुद को भ्रमित कर सकते हैं। सार्वजनिक पढ़ना सार्वजनिक बोलना नहीं है। फिर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो समर्थन के लिए इस टूटे हुए ईख को समझते हैं कि हमें यह भाषण पढ़ें पर चर्चा करनी चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे अवसर हैं। उनमें से कांग्रेस का उद्घाटन, एक विचार विमर्श करने वाले निकाय के सामने एक गंभीर प्रश्न की प्रस्तुति, एक ऐतिहासिक स्मरण उत्सव, जब यह वक्ता के लिए अकेला नहीं लग सकता है, लेकिन उन सभी के लिए जो मुख्य बात है कुछ विचारों को सटीक भाषा में व्यक्त करने के लिए उस भाषा में जो आवश्यक है या तो गलत समझा या गलत उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए। वितरण के संयुक्त तरीके। दूसरी विधि का एक संशोधन कई महान वक्ताओं द्वारा अपनाया गया है। विशेष रूप से व्यक्तता जो है दिन ब दिन विविध विषयों पर बोलने के लिए मजबूर ऐसे वक्ता अक्सर अपने पते स्मृति को सौंप देते हैं, लेकिन अपनी पांडुलिपियों को लचीली पुस्तक के रूप में अपने सामने रखते हैं। एक बार में कई पृष्ठ बदलते हैं। वे विंडवर्ड के लिए शीट एंकर रखने के लिए सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन यह एक लंगर है फिर भी और तेजी से मुक्त नौकायन में बाधा डालता है, हालांकि यह कभी भी इतना हल्का नहीं खींचता है। अन्य वक्ताओं ने अपने लिखित और प्रतिबद्ध भाषण की पूरी रूपरेखा को उनके सामने रखकर एक हल्का लंगर फेंक दिया। अन्य फिर से पते के कुछ महत्वपूर्ण भागों को लिखते हैं और प्रतिबद्ध करते हैं। परिचय, निष्कर्ष, कुछ महत्वपूर्ण तर्क, कुछ पैट, चित्रण और बाकी की भाषा के लिए समय पर निर्भर करते हैं। इस पत्ती को नोट्स के साथ या बिना बोलने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित किया गया है। कुछ वक्ता पांडुलिपि से अपने भाषणों के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को पढ़ते हैं और बाकी को अस्थायी रूप से बोलते हैं। इस प्रकार जिसे हमने वितरण के संयुक्त तरीके कहा है, वे बहुत व्यक्तिगत भिन्नता के लिए खुले हैं। आपको अपने लिए तय करना होगा कि आपके लिए, अवसर के लिए, आपके विषय के लिए, आपके दर्शकों के लिए सबसे अच्छा क्या है। इन 4 कारकों के लिए सभी के अपने अपने दावे हैं। प्रश्न और अभ्यास। 1. आपके निर्णय में आपके लिए डिलीवरी के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है, क्यों? 2. आप किन आपत्तियों की पेशकश कर सकते हैं? 3. पूर्वगामी तरीकों में से किसी में भाषण देने की प्रशंसा करने के लिए क्या है? 4. क्या आप उन तरीकों से किसी संयोजन का सुझाव दे सकते हैं जो आपको प्रभावी लगे? 5.
आपके अवलोकन के अनुसार अधिकांश सफल वक्ता किन विधियों का उपयोग करते हैं? 6. संयुक्त विधियों में से एक का चयन करें और इसे उसी पते की डिलीवरी पर लागू करें। 7. आप कौन सी विधि पसंद करते हैं और क्यों? धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आइए चलते हैं अब अध्याय 17 की ओर, जिसका शीर्षक है विचार और आरक्षी शक्ति। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, लेखक डेल कार्नेगी। अध्याय 17, विचार और आरक्षी शक्ति। प्रोविडेंस हमेशा अंतिम रिजर्व के पक्ष में होता है। नेपोलियन बोनापार्ट। तो सबसे शक्तिशाली शक्तियों को गहरी शांति से खिलाया जाता है और सो जाओ कितनी बार उन चीज़ों में जो सबसे कोमल हों। बैरी कार्नवाल, द सी इन कैलम। क्या होगा यदि आपको अपने बैंक खाते से अधिक आहरण करना चाहिए? एक नियम के रूप में चेक का विरोध किया जाएगा, लेकिन अगर आप बैंक के साथ मित्रवत शर्तों पर हैं तो आपके चेक को सम्मानित किया जा सकता है और आपको ओवरड्राफ्ट को अच्छा करने के लिए कहा जाएगा। प्रकृति का ऐसा कोई पसंदीदा नहीं है, इसलिए कोई श्रेय नहीं देता है। वह गैसोलीन टैंक की तरह अथक है। जब गैस का उपयोग किया जाता है तो मशीन बंद हो जाती है। यह एक वक्ता के लिए बिना रिजर्व के दर्शकों के सामने जाने का जोखिम उठाने के लिए उतना ही लापरवाह है जितना कि मोटर चालक के लिए दृष्टि में पर्याप्त गैसोलीन के बिना जंगल में लंबी यात्रा का निबंध करना है। लेकिन स्पीकर की आरक्षित शक्ति में क्या शामिल है? अपने विषय की सामान्य और विशेष समझ पर एक अच्छी तरह से स्थापित निर्भरता में, विचार में तर्क और साधन संपन्न होने के गुण में, विशेष रूप से अपने पैरों पर सोचने की क्षमता में और उस आत्म कब्जे में जो एक को अपनी सभी शक्तियों का कप्तान बनाता है, शारीरिक और मानसिक। इन तत्वों में से पहला पर्याप्त तैयारी और अंतिम आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और प्रवाह पर अध्यायों में पूरी तरह से चर्चा की गई थी, इसलिए उन्हें केवल संयोग से यहाँ छुआ जाएगा। इसके अलावा अगला अध्याय सार्वजनिक भाषण की तैयारी के विशिष्ट तरीकों पर चर्चा करेगा। इसलिए इस अध्याय का केंद्रीय विषय आरक्षी शक्ति के तत्वों में से दूसरा है विचार। मानसिक भंडार। एक खाली दिमाग एक खाली चर्बी की तरह एक गंभीर मामला हो सकता है या नहीं, यह सब उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेगा। अगर अलमारी में खाना ना हो तो गृहिणी घबराकर खाली बर्तन नहीं खटखटाती, वह पंसारी को फोन करती है। यदि आपके पास कोई विचार नहीं है तो अपने खाली ERS और आहों को ना छोड़ें, बल्कि कुछ विचार प्राप्त करें और जब तक आप उन्हें प्राप्त ना करें तब तक ना बोलें। हालांकि यह वह नहीं है जिसे न्यू इंग्लैंड के पुराने गृहस्वामी फोर हैंडेड कहते हैं। खाली सिर का क्या किया जाए? इस समस्या का असली समाधान यह है कि इसे कभी खाली ना होने दिया जाए। डिकोटा के आर्टिसियन कुओं में पानी तरह से सतह पर पहुंच जाता है और ज़मीन से कई फीट ऊपर छलांग लगा देता है। इस विपुल प्रवाह का रहस्य निश्चित रूप से नीचे की बड़ी आपूर्ति है, बाहर निकलने के लिए भीड़। जब आप अपने जीवन को एक आर्टिसियन कुएं के लिए संसाधनों से भर सकते हैं तो एक मानसिक पंप को रोकने का क्या फ़ायदा है? केवल पर्याप्त होना ही पर्याप्त नहीं है, आपके पास पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। तब आपके विचार और भावना का दबाव आपके भाषण के प्रवाह को बनाए रखेगा और आपको आत्मविश्वास और शांति देगा, जो आरक्षी शक्ति को दर्शाता है। केवल के साथ घर से दूर रहना, सटीक वापसी किराया परिस्थितियों के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। रिजर्व पावर चुंबकीय है। यह विचार
देने में शामिल नहीं है कि आप कुछ सुरक्षित रख रहे हैं, बल्कि इस सुझाव में है कि दर्शकों को आपके अवलोकन, पढ़ने, अनुभव, भावना, विचार की क्रीम मिल रही है। आरक्षी शक्ति रखने के लिए, इसलिए पर्याप्त क्रीम की आपूर्ति करने के लिए आपके पास पर्याप्त दूध सामग्री होनी चाहिए। लेकिन हमें दूध कैसे मिलेगा? दो तरीके हैं। पहला है प्रत्यक्ष गाय से, दूसरा दूसरे हाथ का है दूध वाले से। देखने वाली आंख। किसी ऋषि ने कहा है 1000 लोगों के लिए जो बोल सकते हैं, केवल एक ही है जो सोच सकता है। 1000 लोगों के लिए जो सोच सकते हैं, केवल एक ही देख सकता है। देखना और सोचना अपनी ही गाय से अपना दूध प्राप्त करना है। जब लाखों में एक आदमी साथ आता है जो देख सकता है, तो हम उसे मास्टर कहते हैं। क्रेनफोर्ड के ओल्ड मिस्टर होलब्रुक ने अपने अतिथि से पूछा कि मार्च में राख की कलियां किस रंग की थी। उसने स्वीकार किया कि वह नहीं जानती थी, जिस पर बूढ़े सज्जन ने उत्तर दिया, मुझे पता था कि तुमने नहीं किया, और मैं नहीं हूँ एक बूढ़ा मूर्ख जो मैं हूँ, जब तक यह युवक आकर मुझे नहीं बताता राख की कलियों के रूप में काला मार्च में। और मैंने अपना सारा जीवन देश में गुजारा है। मुझे ना जानने के लिए और अधिक शर्म की बात है। काले, वे जेट ब्लैक हैं महोदय। मिस्टर होलब्रुक द्वारा संदर्भित दिस यंग मैन टेनिसन था। हेनरी वार्ड बीचर ने कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं कभी सड़क पर एक आदमी से मिला हूँ कि मुझे उसके उपदेश के लिए कुछ तथ्य नहीं मिला। मैं प्रकृति में कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखता जो उस दिशा में काम ना करे जिसके लिए मैं अपने जीवन की शक्ति देता हूँ। मेरे उपदेशों की सामग्री हर समय मेरा अनुसरण करती है और मेरे चारों ओर घूमती रहती है। यह कहने के बजाय कि 1 लाख में केवल एक आदमी देख सकता है, यह कहने के लिए सच्चाई के करीब पहुंच जाएगा कि हम में से कोई भी पूरी समझ के साथ नहीं देखता है जो हमारी आंखों के सामने गुजरता है। फिर भी तीव्र और सटीक अवलोकन का यह संकाय इतना महत्वपूर्ण है कि नेतृत्व करने के लिए महत्वाकांक्षी कोई भी व्यक्ति इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। अगली बार जब आप कार में हों तो उन लोगों को देखें जो आपके सामने बैठे हैं, और देखें कि आप उनकी आदतों, व्यवसायों, आदर्शों, राष्ट्रीयताओं, वातावरण, शिक्षा आदि के बारे में क्या खोज सकते हैं। हो सकता है कि आप पहली बार में बहुत कुछ ना देखें, लेकिन अभ्यास से आश्चर्यजनक परिणाम सामने आएंगे। भाषण या दृष्टांत के लिए अपने दिन की हर घटना को एक विषय में बदल दें। जो कुछ भी आप देखते हैं उसका अनुवाद भाषण के संदर्भ में करें। जब आप उन सभी चीज़ों का वर्णन कर सकते हैं जो आपने निश्चित शब्दों में देखी हैं, तो आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, आप करोड़ों में आदमी बन रहे हैं। रस्किन ने एक सामान्य रॉक क्रिस्टल लिया और उसके दृढ़ हृदय पाठों के भीतर छिपा हुआ देखा, जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। पुरुषों के जीवन को स्थानांतरित करने के लिए बीचर गहनों और पुरुषों की आत्माओं के बीच समानता के बारे में सोचते हुए एक गहने की दुकान की खिड़की के सामने घंटों खड़ा रहा। गफ ने पानी की एक बूंद में 5000 आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त सत्य देखा। थोरो छायादार जंगल में इतने शांत बैठे थे कि पक्षी और कीड़े आए और अपने गुप्त जीवन को उसकी आंखों के सामने खोल दिया। इमर्शन ने एक आदमी की आत्मा को इतनी देर तक देखा कि वह लंबे समय तक कह सका, तुम जो कह रहे हो उसे देखने के लिए मैं नहीं सुन सकता। प्रियर ने 3 साल तक अपने बच्चे के जीवन का अध्ययन किया और इस तरह बच्चे के दिमाग पर एक अधिकार बना लिया। अवलोकन। ज़्यादातर पुरुष अंधे होते हैं।
हमारे बारे में आज जितने छिपे हुए सत्य और अनदेखे तथ्य हैं, उससे हजारों गुना उसकी अधिक खोजकर्ताओं और प्रसिद्ध बना दिया है। ऐसे तथ्य जो किसी के रहस्य के दिल को बाहर निकालने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन जब तक लोग उन आँखों से खोजते हैं जो नहीं देखते हैं, तब तक यह छिपे हुए मोती उनके गोले में पड़े रहेंगे। एक वक्ता नहीं, लेकिन जो अधिक प्रभावी ढंग से इंगित कर सकता था और अपने शाफ्ट को पंख लगा सकता था, वह पुस्तकालयों के बजाय प्रकृति की खोज करना था। बहुत कम लोग पत्थरों में उपदेश और चलती नदियों में किताबें देख सकते हैं, क्योंकि वे किताबों में केवल उपदेश देखने के आदी हैं और नदियों में केवल पत्थर। सर फिलिप सिडनी की एक कहावत थी, अपने दिल में देखो और लिखो। मैसिलन ने मानव हृदय में के अपने सूक्ष्म ज्ञान को यह कहकर समझाया, मैंने इसे समय अध्ययन करके सीखा। जॉन लॉक के बारे में बायरन कहते हैं कि मानव समझ के बारे में उनका सारा ज्ञान उनके अपने मन के अध्ययन से प्राप्त हुआ था। क्योंकि बहुरूपी प्रकृति हमारे बारे में है, मौलिकता इतनी दुर्लभ नहीं होनी चाहिए। कब तक यह छिपे हुए मोती उनकी सीपियों में पड़े रहेंगे। एक वक्ता नहीं, लेकिन जो अधिक प्रभावी ढंग से इंगित कर सकता था और अपने शाफ्ट को पंख लगा सकता था, वह पुस्तकालयों के बजाय प्रकृति की खोज करना था। बहुत कम लोग पत्थरों में उपदेश और चलती नदियों में किताबें देख सकते हैं। द थिंकिंग माइंड सोच तथ्यों के साथ मानसिक अंकगणित कर रही है। इस तथ्य को उसमें जोड़ें और आप एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचें। इस सच्चाई को दूसरों से घटाएं और आपको एक निश्चित परिणाम मिलेगा। इस तथ्य को दूसरे से गुणा करें और एक सटीक उत्पाद प्राप्त करें। देखें कि यह घटना उस समय में कितनी बार होती है और आप एक गणना योग्य लाभांश तक पहुंच चुके हैं। विचार प्रक्रियाओं में आप अंकगणित और बीजगणित की हर ज्ञात समस्या का प्रदर्शन करते हैं। इसलिए गणित ऐसे उत्कृष्ट मानसिक जिम्नास्टिक हैं, लेकिन उसी टोकन से सोच काम है। सोचने में ऊर्जा लगती है। सोचने के लिए समय, धैर्य और व्यापक जानकारी और स्पष्टता की आवश्यकता होती है। पहले से ही उद्धृत पंडित के अनुसार, एक दयनीय छोटी सतह खरोंच से परे, कुछ लोग वास्तव में सोचते हैं हजारों में से केवल एक। लेकिन मन चाहे कितना भी विचारहीन क्यों ना रहा हो, जैसे ही मन को अपनी विचार शक्ति की कमी का पता चलता है, बेहतर चीज़ों का वादा होता है। वायरन की अभिव्यक्ति का उपयोग करने के लिए विचार को दिमाग का जादू के रूप में रोकने के लिए पहला कदम है और इसे वास्तव में विचार के रूप में देखना है। विचारों का वजन और उन्हें एक दूसरे के साथ संबंधों में रखना है। इस परिभाषा पर विचार करें और देखें कि क्या आपने कुशलता से सोचना सीख लिया है। आदतन सोच बस यही है, एक आदत। किसी काम को बार बार करने की आदत पड़ जाती है। निचली आदतों को आसानी से हासिल कर लिया जाता है। उच्चतर लोगों को बने रहने के लिए गहरे खांचे की आवश्यकता होती है। तो हम पाते हैं कि विचार आदत दृढ़ अभ्यास से ही आती है। फिर भी कोई प्रयास समृद्ध लाभांश नहीं देता। अभ्यास में बने रहें और जबकि आप किसी विषय में केवल 1 इंच गहराई तक सोचने में सक्षम हैं, आप जल्द ही पाएंगे कि आप इसे एक पैर में प्रवेश कर सकते हैं। शायद यह घरेलू रूपक यह सुझाव देगा कि लगातार सोच का अभ्यास कैसे शुरू किया जाए, जिसके द्वारा हमारा मतलब है कि एक श्रृंखला में अलग अलग विचार कड़ियों को जोड़ना होगा। एक समय में एक लिंक लें। देखें कि प्रत्येक स्वाभाविक रूप से उसी से संबंधित हैं जिससे आप लिंक करते हैं, और याद रखें कि एक ही लापता लिंक का अर्थ कोई श्रृंखला नहीं है। सोच सभी मानसिक व्यायामों में सबसे आकर्षक और प्राण पोषक है। एक बार यह जान लें कि किसी विषय पर आपकी राय
डॉक्टर सेरेब्रम द्वारा लिखी गई और प्रोफेसर सेरिबेलम की कही गई बातों के बीच आपके द्वारा किए गए चुनाव का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, लेकिन यह आपकी अपनी ईमानदारी से लागू मस्तिष्क ऊर्जा का परिणाम है और आप इसमें विश्वास हासिल करेंगे। उस विषय पर बोलने की आपकी क्षमता जिसे कोई हिला नहीं पाएगा। आपके विचार ने आपको शक्ति और आरक्षित शक्ति दोनों ही दी होंगी। किसी ने इन तीखी घरेलू पंक्तियों में विचार और ज्ञान से संबंध को संघनित किया है। मुझे वह आदमी मत दो जो सोचता है कि वह सोचता है, मुझे वह आदमी मत दो जो सोचता है कि वह जानता है, लेकिन मुझे वह आदमी दो जो जानता है कि वह सोचता है, और मेरे पास वह आदमी है जो जानता है कि वह जानता है। विचार के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में पढ़ना। गाय कितनी भी सूखी क्यों ना हो, ना ही दूध देने की हमारी क्षमता कितनी ही कम हो, फिर भी दूध वाला है वह वही पढ़ सकते हैं जो दूसरों ने देखा और महसूस किया और सोचा। अक्सर वास्तव में ऐसे रिकॉर्ड हमारे भीतर उस पूर्व आवश्यक और महत्वपूर्ण चिंगारी को जगाएंगे, एक विचारक बनने की इच्छा। निम्नलिखित चयन डॉक्टर नेविल डवाइट हिलिस के व्याख्यानों में से एक से लिया गया है, जैसा कि ए मैन्स वैल्यू टू सोसाइटी ने दिया गया है। डॉक्टर हिलिस सबसे धारावाह प्रभाव व्यक्ति या वक्ता हैं। वे कभी भी नोट्स का उल्लेख नहीं करते हैं। उसके पास आरक्षित शक्ति है। उनका दिमाग तथ्यों और विचारों का एक वास्तविक खजाना है। देखें कि वह 15 अलग अलग सामान्य या विशेष विषयों के ज्ञान से कैसे आकर्षित होता है। भूविज्ञान, पौधे जीवन, फिलिस्तीन, रसायन शास्त्र, एस्किमो, पुरानी कथाओं, साहित्य, नील, इतिहास, कानून, बुद्धि, विकास, धर्म, जीवनी और बिजली। निश्चित रूप से यह पता लगाने के लिए किसी ऋषि की आवश्यकता नहीं है कि इस आदमी की आरक्षित शक्ति का रहस्य हमारे कलात्मक कुएं का पुराना रहस्य है, जिसकी प्रचुरता अनदेखी गहराइयों से निकलती है। जानकारी के लिए मैं क्या पढ़ूं? ज्ञान का पर्याप्त पृष्ठ, जैसा कि ग्रे हमें बताते हैं, समय की लूट से समृद्ध है और यह थिएटर टिकट की कीमत के लिए हमारे हैं। आप सुकरात और मार्कस अरेलियस को अपने पास बैठने और उनकी पसंद के बारे में बात करने का आदेश दे सकते हैं। गोटिसबर्ग में लिंकन को सुन सकते हैं और एथेंस में पेरिकल्स और ह्यूगो के साथ बेस्टिल का तूफान ला सकते हैं और डांटे के साथ स्वर्ग में घूम सकते हैं। आप स्टेनली के साथ सबसे गहरे अफ्रीका का पता लगा सकते हैं। शेक्सपियर के साथ मानव हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। कार्लाइल के साथ नाइको के बारे में बातचीत कर सकते हैं और प्रेरित पॉल के साथ विश्वास के रहस्यों में तल्लीन कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान और प्रेरक विचार जो पुरुषों ने सदियों से परिश्रम और प्रयोग के माध्यम से एकत्रित किए हैं, पूछने के लिए आपके हैं। चेल्सी के ऋषि सही थे। इन दिनों का सच्चा विश्वविद्यालय किताबों का संग्रह है। प्रश्न और अभ्यास। रॉबर्ट होर्डिंग ने अपने बेटे को एक दुकान की खिड़की पर एक त्वरित नज़र देने के लिए प्रशिक्षित किया और इसकी सामग्री की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला को सटीक रूप से रिपोर्ट करने में सक्षम होने के लिए प्रशिक्षित किया। विभिन्न विंडों पर इसे कई बार आजमाएं और परिणाम की रिपोर्ट करें। 2. दर्शकों पर आरक्षित शक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। 3. आरक्षित शक्ति प्राप्त करने में के सर्वोत्तम तरीके क्या हैं। 4. बहुत ज़्यादा पढ़ने का क्या खतरा है। 5. किसी भाषण का विश्लेषण करें जिसे आपने पढ़ा या सुना है और ध्यान दें कि उसमें कितनी वास्तविक जानकारी है। इसकी तुलना ब्रेव लिटिल बेल्जियम पृष्ठ 341 पर डॉक्टर हिलिस के भाषण से करें। 6. अपने द्वारा चुने गए किसी भी विषय पर 3 मिनट का भाषण दें। इसमें कितनी जानकारी और कौन से नए विचार हैं। अपने भाषण की तुलना डॉक्टर हिलिस के द यूज
ऑफ बुक्स एंड रीडिंग के पृष्ठ 191 के उद्धरण से करें। 7. क्या आपने कभी सोचने के अभ्यास पर कोई किताब पढ़ी है? यदि हाँ, तो इसके मूल्य के बारे में अपने इम्प्रेशन दें। नोट: विचार के विषय और विचार के प्रबंधन पर कई उत्कृष्ट पुस्तकें हैं। विशेष रूप से सहायक होने के रूप में निम्नलिखित की अनुशंसा की जाती है: थिंकिंग एंड लर्निंग टू थिंक, नॉर्थ सी शेफर, अध्ययन की कला पर छात्रों से बात करना है, क्रैमर, एज ए मैन थिंकन, एलन। 8. परिभाषित करें: ए तर्क, बी मानसिक दर्शन या मानसिक विज्ञान, सी मनोविज्ञान, डी सार। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आइए चलते हैं अब अध्याय 18 की ओर, जिसका शीर्षक है विषय और तैयारी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। लेखक डेल कार्नेगी। अध्याय 18, विषय और तैयारी। अपने विषय को अपनी ताकत के अनुरूप बनाएं और अपने विषय और उसकी लंबाई पर अच्छी तरह विचार करना, इससे पहले कि आप पूरी तरह से जागरूक हों। ना ही अपना भार उठाएं और आपके कंधे या आपके कंधों का भार क्या होगा या नहीं। बायरन, हॉरेस से संकेत। आज के दिन की ओर देखो, क्योंकि यह जीवन है, जीवन का जीवन। इसके संक्षिप्त पाठ्यक्रम में आपके अस्तित्व की सभी सत्यताएं और वास्तविकताएं निहित हैं। विकास का आनंद, क्रिया की महिमा, सौंदर्य का वैभव, क्योंकि कल तो स्वप्न है और कल तो स्वप्न है, लेकिन आज अच्छी तरह से जिया। हर कल को खुशी का सपना और हर आने वाले कल को आशा का एक सपना बना देता है। इसलिए इस दिन को अच्छा देखें। ऐसा है भोर का अभिवादन। संस्कृत से। पिछले अध्याय में हमने सार्वजनिक भाषण के लिए सामान्य तैयारी पर विचार और आरक्षी शक्ति के प्रभाव को देखा है, लेकिन तैयारी में विचार शक्ति एक खेती की तुलना में कुछ अधिक निश्चित है, चाहे वह मूल से हो या उधार के स्रोतों से। इसमें पूरे जीवन का विशेष रूप से अधिग्रहण करने वाला रवैया शामिल है। यदि आप एक पूर्ण आत्मा बनना चाहते हैं तो आपको लगातार अंदर लेना होगा और आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि इस तरह आप केवल सुनने के लायक होने की आशा कर सकते हैं, लेकिन सामान्य जानकारी के अधिग्रहण को विशिष्ट ज्ञान की महारत के साथ भ्रमित ना करें। जानकारी में कोई तथ्य या तथ्यों का समूह होता है। ज्ञान संगठित सूचना ज्ञान अन्य तथ्यों के संबंध में एक तथ्य को जानता है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने सभी संज्ञाओं को अपने बारे में चीज़ों को लेने के लिए विशेष उद्देश्य के साथ उन्हें सहसंबंधित करने और सार्वजनिक भाषण के उपयोग के लिए संग्रहित करने के लिए सेट करें। आपको स्पीकर के कान से सुनना चाहिए, स्पीकर की आंखों से देखना चाहिए और स्पीकर के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किताबों या किताबें और साथी और जगहों और ध्वनियों चुननी चाहिए। साथ ही अनियोजित ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। एक सार्वजनिक वक्ता के रूप में आपके जीवन में आकर्षक तत्वों में से एक शक्ति में सचेत वृद्धि होगी, जो आकस्मिक दैनिक अनुभव लाती है। तैयारी में समय का संरक्षण। लेकिन आप कहते हैं मेरे पास तैयारी के लिए बहुत कम समय है, मेरा दिमाग अन्य मामलों में लीन होना चाहिए। डेनियल वेबस्टर ने अपने भाषण के लिए सामग्री इकट्ठा करने का अवसर कभी नहीं जाने दिया। जब वह एक चीरघर में काम करने वाला लड़का था तो उसने एक हाथ में एक किताब पढ़ी और दूसरे के साथ किसी यांत्रिक कार्य में खुद को व्यस्त कर लिया। युवावस्था में पैट्रिक हेनरी कई दिनों तक एकांत में खेतों और जंगलों में घूमते रहे और एक वक्ता के रूप में अपनी बात की सेवा के लिए अनजाने में सामग्री और छापों को इकट्ठा किया। डॉक्टर रसेल एच कॉनवेल, वह व्यक्ति जिसने स्वर्गीय चार्ल्स ए डाना ने कहा, किसी भी जीवित व्यक्ति की तुलना में अधिक श्रोताओं को संबोधित किया था, रात में न्यू इंग्लैंड में खामोश जंगल में उभरते सिर्फ पैंस की देखभाल करते हुए मिल्टन के लंबे मार्ग याद करते थे।
नेपोलियन ने कहा था कि 1.25 घंटे राष्ट्रों की नीति तय करते हैं। हम कितने चौथाई घंटे लक्ष्यहीन होकर बहने देते हैं। रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ने अपना सारा समय संरक्षित किया। हर अनुभव उसके काम के लिए पूंजी बन गया। पूंजी के लिए भविष्य के उत्पादन की सहायता के लिए संग्रहित श्रम के परिणाम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उन्होंने लगातार उन दृश्यों और कार्यों को उपयुक्त भाषा में डालने की कोशिश की जो उनके बारे में सबूत थे। इमर्शन कहते हैं, कल आज जैसा होगा। जब हम जीने की तैयारी कर रहे होते हैं तो जीवन खुद को बर्बाद कर देता है। इस व्यापक सामान्य तैयारी के लिए अधिक सुविधाजनक मौसम की प्रतीक्षा क्यों करें? हम कार पर जो 15 मिनट खर्च करते हैं और लाभप्रद रूप से वाक पूंजी में बदला जा सकता है। आधुनिक भाषण का एक सस्ता संस्करण प्राप्त करें और प्रत्येक दिन कुछ पृष्ठों को काटकर और खाली समय के दौरान उन्हें इधर उधर पढ़कर ध्यान दें कि आप कितनी जल्दी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भाषणों से खुद को परिचित कर सकते हैं। यदि आप अपनी पुस्तक को विकृत नहीं करना चाहते हैं तो इसे अपने साथ ले जाएं और अधिकांश युगांतकारी पुस्तकें अब छोटे संस्करणों में छपी हैं। ओक्लाहोमा के खेतों में प्राकृतिक गैस का दैनिक अपशिष्ट 10,000 टन कोयले के बराबर है। भट्टी में प्रवेश करने वाले कोयले की शक्ति का केवल 3% ही कभी आपके बिजली से अलग होता है। बल्ब को प्रकाश के रूप में अन्य 99% बर्बाद हो जाता है। फिर भी ये अपशिष्ट समय की जबरदस्त बर्बादी से बड़ा नहीं है और ना ही अधिक शो करने के लिए जो संरक्षित होने पर स्पीकर की शक्तियों को उन्हें उनके nth तक बढ़ा देगा। वैज्ञानिक मकई के 3 कान उगा रहे हैं जहां एक पहले बढ़ता है। दक्षता इंजीनियर हमारे कारखानों से बेकार गतियों और उत्पादों को ख़त्म कर रहे हैं। युग की भावना को पकड़ें और आपके पास मौजूद सबसे मूल्यवान संपत्ति समय के उपयोग के लिए दक्षता पर लागू करें। आप जो समय ड्रेसिंग या शेविंग में बिताते हैं उसके साथ आप मानसिक रूप से क्या करते हैं? कुछ विषय लें और एक सप्ताह के लिए अपनी ऊर्जा को उस पर केंद्रित करें। केवल उन खाली क्षणों का उपयोग करके जो अन्यथा बर्बाद हो जाएंगे। परिणाम पर आप चकित रह जाएंगे। किताबों की किताब से एक दिन का एक अंश किसी मिस्टर माइंड से एक सुनहरा पिंड एक पूरी तरह से अपने बारे में विचार पर इस प्रकार आपके जीवन के खजाने में जोड़ा जा सकता है। अपना समय इस तरह बर्बाद ना करें जिससे आपको कुछ भी लाभ ना हो। द अनफॉरगिविंग मिनट को 60 सेकंड की दूरी की दौड़ के साथ भरें। हालांकि इसका कोई भी शब्द मनोरंजन के मूल्य को कम नहीं करता है। एक कार्यकर्ता के लिए आराम से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। फिर भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो शायर के लिए इतना हानिकारक हो। सुनिश्चित करें कि आपका मनोरंजन फिर से बनाता है। मजदूरों के बीच में एक विराम नए प्रयास के लिए ताकत बटोरता है। गलती बहुत देर तक रुकने की है या अपने विराम को ऐसे विचार से भरना है जो जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। एक विषय चुनना। विषय और सामग्री एक दूसरे के अत्यधिक प्रभावित करते हैं। यह इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि 2 अलग अलग तरीके हैं जिनमें एक विषय चुना जा सकता है, मनमानी पसंद से या विचार और पढ़ने से विकास। एक संख्या में से एक विषय की मनमानी पसंद में इतने महत्वपूर्ण विचार शामिल हैं कि कोई भी वक्ता कभी भी उसमें संतुष्टि के स्वर की सराहना करने में विफल नहीं होता है जो विजयी रूप से घोषणा करता है, मेरे पास एक विषय है। मुझे एक विषय दो। थके हुए स्कूल शिक्षक कितनी बार उस रोना को सुनता है। फिर विषयों की एक सूची का सुझाव दिया जाता है, ख़त्म हो जाता है, विचार किया जाता है और ज़्यादातर मामलों को खारिज कर दिया जाता है क्योंकि शिक्षक यह जान सकता है लेकिन अपूर्ण रूप से छात्र के दिमाग में क्या है। में एक विषय का सुझाव देने के लिए यह तरीका उस गली को खोजने की कोशिश करने जैसा है जिस पर एक खोया हुआ बच्चा रहता है। कई सड़कों पर नाम देकर जब तक कि कोई परिचित लगने के रूप में छोटे से कान पर हमला नहीं करता।
विषय वस्तु पर निर्णय लेना, यहाँ तक कि जब आपकी थीम किसी और द्वारा आपके लिए चुनी जाती है तब भी आपके पास विषय वस्तु के चुनाव के लिए काफ़ी क्षेत्र रहता है। वही विचार वास्तव में जो आपको विषय चुनने में नियंत्रित करेंगे। सामग्री के चयन में मार्गदर्शन करना चाहिए, खुद से या किसी और से, या इस तरह के सवाल पूछें। अवसर की सटीक प्रकृति क्या है? दर्शकों की कितनी बड़ी उम्मीद की जा सकती है? वे जीवन के किस क्षेत्र से आते हैं? विषय के प्रति उनका संभावित दृष्टिकोण क्या है? और कौन बोलेगा? क्या मैं कार्यक्रम पर पहले, आखिरी या कहाँ बोलना तब बोलता हूँ? अन्य वक्ता किस बारे में बात करने जा रहे हैं? सभागार की प्रकृति क्या है? क्या वहाँ मेज है? यदि कुछ हद तक संशोधित किया जाए तो क्या विषय को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है? ठीक ठीक मुझे कितना समय भरना है? समानुपात के प्रश्न। भाषण के अनुपात समय के एक अच्छे समायोजन से प्राप्त होता है। आप अपने विषय के साथ कितना अच्छा व्यवहार कर सकते हैं यह हमेशा आपके लिए नहीं होता है। मान लें कि 10 मिनट का मतलब ना तो 9 है और ना ही 11, हालांकि सभी घटनाओं में 11 से बेहतर 9 है। तुम आदमी की घड़ी नहीं चुराओगे। आगे आने वाले वक्ता का या श्रोताओं का समय नहीं चुराना चाहिए। यदि आप अपनी तैयारी को प्राप्त बनाते हैं और अपने विषय को विभाजित करते हैं तो समय सीमा को पार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ताकि प्रत्येक विचार का ध्यान का उचित अनुपात दिया जा सके। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो छोटी छोटी बातें करता है, क्योंकि उसे फिर से बोलने के लिए निमंत्रित किया जाएगा। मूल स्रोतों का दोहन। भाषण सामग्री को जीवन देने का सबसे पक्का तरीका है कि आप अपने तथ्यों को पहले ही इकट्ठा कर लें। आपके शब्द अधिकार के वजन के साथ आते हैं। जब आप कह सकते हैं, मैंने इस जिले में हर मिल के रोजगार रोल की जांच की है और पाया है कि नियोजित बच्चों में से 32% कानूनी उम्र से कम हैं। अधिकारियों का कोई उदाहरण इसकी बराबरी नहीं कर सकता। आपको रिपोर्ट के तरीकों को अपनाना चाहिए और अपने तर्क या अपील में निहित तथ्यों का पता लगाना चाहिए। ऐसा करने के लिए श्रम साध्य साबित हो सकता है, लेकिन यह परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि तथ्य की महान दुनिया रुचि के साथ है और सबसे बढ़कर शक्ति की भावना है जो मूल जांच से आपके पास आएगी। आप जिन तथ्यों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें देखने और महसूस करने के लिए आप पर अधिक शक्तिशाली प्रतिक्रिया होगी। यदि आप दूसरे हाथ से तथ्यों को सुरक्षित करना चाहते हैं, उन लोगों के बीच सक्रिय जीवन जिएं जो सार्थक काम कर रहे हैं। सत्य को आत्मसात करने के लिए आंखें और कान और दिमाग और दिल खुला रखें, और फिर उन चीज़ों के बारे में बताएं जो आप जानते हैं। जैसे कि आप उन्हें जानते हैं, दुनिया सुनेगी, क्योंकि दुनिया वास्तविक जीवन से ज़्यादा कुछ नहीं प्यार करती है। प्रश्न और अभ्यास। 1. परिभाषित करें। A. परिचय। B. चरमोत्कर्ष। C. छिद्र। 2. यदि 30 मिनट के भाषण में विशिष्ट तैयारी के लिए 3 घंटे की आवश्यकता होती है तो क्या आप तैयारी के लिए 1/3 समय में 1/3 भाषण के साथ समान न्याय करने में सक्षम होने की उम्मीद करेंगे? कारण बताएं। 3. पढ़ने और विचार करने के लिए समय बचाने के लिए आपके पास किसी भी व्यक्तिगत अनुभव का संक्षेप में उल्लेख करें। 4. एक रिपोर्टर या अन्वेषक के रूप में बाहर जाना और जनता के लिए रुचि के किसी विषय पर प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करें। अपने शोध के परिणामों को एक रूपरेखा या संक्षिप्त रूप में व्यवस्थित करें। 5. एक निजी या सार्वजनिक पुस्तकालय से 20 मिनट के पते की रूपरेखा तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का पर्याप्त आधिकारिक सामग्री एकत्र करें। प्रश्न का एक निश्चित पक्ष लें। A. गरीबों का आवास। B. राजनीतिक भ्रष्टाचार के उपायों के रूप में शहर के लिए सरकार का आयोग फॉर्म। C. पश्चिम में महिलाओं के मताधिकार का परीक्षण। D. पढ़ने में सार्वजनिक स्वाद के वर्तमान रुझान। 6. रूपरेखा का निर्माण करें। रुचि, दृढ़ चरित्र, अनुपात और व्यवस्था के
चरमोत्कर्ष के लिए इसकी सावधानीपूर्वक जांच करें। 7. दर्शकों के सामने यदि संभव हो तो पता दें। 8. परिणामों पर 300 शब्दों की रिपोर्ट बनाएं, जितना आप उनका अनुमान लगाने में सक्षम हैं। 9. आवधिक या संचयी सूचकांक का उपयोग करने के लाभों के बारे में बताएं। 10. वक्ता के उपयोग के लिए उपयुक्त कई उदाहरण दें, जिन्हें आपने बंद क्षणों में याद किया है। 11. इस उद्देश्य के लिए आपने जिस पते या उपदेश को सुना है उसकी नोट्स या स्मृति से एक रूपरेखा विश्लेषण दें। 12. संरचनात्मक दृष्टिकोण से पते की आलोचना करें। 13. अभ्यास 5 में किन्हीं 5 विषयों के लिए शीर्षकों का आविष्कार करें। 14. इस पुस्तक के किन्हीं 5 अध्यायों के शीर्षकों की आलोचना कीजिए जो बेहतर सुझाव देते हैं। 15. किसी भी व्याख्यान या पते के शीर्षक की आलोचना करें जिसे आप जानते हैं। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। आइए चलते हैं अब अध्याय 19 की ओर, जिसका शीर्षक है प्रदर्शनी से प्रभावित। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, लेखक डेल कार्नेगी। अध्याय 19, प्रदर्शनी से प्रभावित। जब तक कुछ बोलना ना हो तब तक किसी प्रकार से मत बोलो। अपने बोलने के प्रतिबल की परवाह ना करें, बल्कि अपने बोलने के सत्य के लिए सरल और अविभाजित मन के साथ प्रवाह करें। थॉमस कार्लाइल, जीवनी का निबंध। सार्वजनिक भाषणों की अलंकारिक संरचना की एक पूरी चर्चा के लिए इस प्रकृति के एक काम में किए जा सकने वाले एक पूर्ण ग्रंथ की आवश्यकता होती है। फिर भी इस अध्याय में और विवरण, कथा, तर्क तथा विनती करते हुए अंतर्निहित सिद्धांतों को एक कार्यशील ज्ञान के लिए पूरी तरह से दिया और समझाया गया है, और उन लोगों के लिए पर्याप्त पुस्तक संदर्भ दिए गए हैं जो खुद को अलंकारिक कला में सिद्ध करेंगे। प्रदर्शनी की प्रकृति। एक्सपोज शब्द में नंगे लेटने के लिए, उजागर करने के लिए, वास्तविक आंतरिकता दिखाने के लिए हम एक्सपोजिशन की नींव विचार रखते हैं। यह स्पष्ट और सटीक निर्धारण है कि विषय वास्तव में क्या है, यह स्पष्टीकरण है। प्रदर्शनी एक चित्र नहीं बनाती है, उसके लिए विवरण होगा। सटीक शब्दों में यह बताना कि ऑटोमोबाइल क्या है, इसके विशिष्ट भागों को नाम देना और उनके कामकाज की व्याख्या करना प्रदर्शनी होगी, तो डर की प्रकृति की व्याख्या होगी। लेकिन एक विशेष ऑटोमोबाइल की मानसिक छवि बनाने के लिए उसके चमत्कार, शरीर अनुग्रह के साथ पूर्ण पंक्तियां और महान गति विवरण होगा, और इसलिए रात में एक बच्चे की भावनाओं पर अभिनय करने वाले भय का चित्रण होगा। प्रदर्शनी और विवरण अक्सर आपस में मिलते हैं और ओवरलैप करते हैं, लेकिन मूल रूप से वे अलग हैं। विवरण अध्याय में उनके मतभेदों को फिर से छुआ जाएगा। इसके अलावा प्रदर्शनी में इस बात का लेखा जोखा शामिल नहीं है कि घटनाएं कैसे हुई, वह वर्णन है। जब पीरी ने अपनी ध्रुवीय खोजों पर व्याख्यान दिया तो उन्होंने अक्षांश और देशांतर को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की व्याख्या की। वह था प्रदर्शनी। अपने उपकरणों को चित्रित करने में उन्होंने विवरण का उपयोग किया। दिन ब दिन अपने कारनामों के बारे में बताते हुए उन्होंने कथा का इस्तेमाल किया। अपने कुछ तर्कों के समर्थन में उन्होंने तर्क का उपयोग किया। फिर भी उन्होंने पूरे व्याख्यान में इन सभी रूपों को मिला दिया। इसी प्रकार स्पष्ट है कि अनुनय का क्षेत्र प्रदर्शनी के लिए खुला नहीं है, क्योंकि प्रदर्शनी पूरी तरह से बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें कोई भावनात्मक तत्व नहीं है। प्रदर्शनी के कुछ उद्देश्य। जो कहा गया है उससे यह स्पष्ट होना चाहिए कि मुख्य रूप से प्रदर्शनी आपके और आपके श्रोताओं के बीच समझ की डोर बनाती है। इसके अलावा यह तथ्य की नींव रखता है कि जिस पर बाद के बयानों, तर्कों और अपीलों का निर्माण किया जाता है। वैज्ञानिक और विशुद्ध रूप से सूचना भाषणों के प्रदर्शनी स्वयं और स्वयं के लिए मौजूद हो सकती है, जैसे जीव विज्ञान पर या मनोविज्ञान पर व्याख्यान में।
लेकिन अधिकांश मामलों में इसका उपयोग अन्य प्रकार के प्रवचन के लिए साथ देने और तैयार करने के लिए किया जाता है। प्रदर्शनी के तरीके। विभिन्न तरीकों से एक वक्ता प्रदर्शनी में आगे बढ़ सकता है। एक दूसरे को समय समय पर छूने की संभावना है और यहाँ तक कि जब वे मिलते नहीं हैं और वास्तव में ओवरलैप करते हैं तो वे इतने समानांतर चलते हैं कि सड़कें कभी कभी सैद्धांतिक रूप से किसी भी अधिक व्यावहारिक सम्मान की तुलना में भिन्न होती हैं। त्यागना प्लेटफॉर्म स्पष्टीकरण का एक कम सामान्य रूप है। इसमें संबंधित विचारों को दूर करना शामिल है ताकि चर्चा के लिए मुख्य विचार पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। वास्तव में यह व्याख्या में एक नकारात्मक कारक है, हालांकि सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक जटिल रूप से संबंधित मामले पर विचार करने के लिए मौलिक है कि मुख्य मुद्दे को सामने लाने के लिए अधीनस्थ और साइड प्रश्नों को अलग रखा जाना चाहिए। यहाँ विधि का एक उदाहरण है। मैं इस जूरी के सामने एकमात्र मुद्दे से खुद को अलग करने की अनुमति नहीं दे सकता। यह विचार करना उचित नहीं है कि यह कैदी एक हृदय विदारक महिला का पति है और उसके बच्चे अपने पिता पर लागू कानून के चर्मदंड की छाया में दुनिया से गुजरेंगे। हमें आदरणीय पिता और माता को भूलना चाहिए जिन्हें स्वर्ग ने अपने बेटे के अपमान के बारे में जानने से पहले दया से लिया था। दिल की ये बातें क्या हैं? उसके दोस्तों के मुरझाए चेहरे क्या हैं? कैदी का लंबा और सम्मानजनक कैरियर इस बार के सामने क्या कहना है? जब आपने अपने सामने केवल अप्रत्यक्ष साक्ष्य को तोलने की शपथ ली है, सबूतों पर फैसला करने के लिए आपके लिए एकमात्र सवाल यह है कि क्या इस आदमी ने प्रतिशोध के इरादे से वह हत्या की है जिसे हर निष्पक्ष गवाह के लिए दरवाजे पर रखा है। सामान्यीकरण एक व्यापक सिद्धांत या एक सामान्य सत्य बताता है जो काफ़ी समय में व्यक्तिगत तथ्यों की जांच से प्राप्त होता है। यह सिंथेटिक प्रदर्शनी तर्कपूर्ण सामान्यीकरण के समान नहीं है जो प्रमाण में उदाहरणों का हवाला देते हुए एक सामान्य विवाद का समर्थन करता है। देखेंगे कैसे होम्स एक तथ्य से शुरू होता है और दूसरों को जोड़कर एक पूर्ण संपूर्ण तक पहुंच जाता है। यह पब्लिक स्पीकर की रिपोर्टरी में सबसे प्रभावी कोणों में से एक है। प्रश्न और अभ्यास। 1. सार्वजनिक संबोधन में किसी एक प्रकार के प्रवचन का पालन करने का क्या प्रभाव होगा? 2. क्या आपने कभी ऐसा पता सुना है? 3. 10 विषयों की एक सूची बनाएं जिनका व्यापक रूप से इलाज किया जा सकता है, यदि पूरी तरह से नहीं तो प्रदर्शनी द्वारा। 4. उन 6 मानकों के नाम बताएं जिनके द्वारा व्याख्यात्मक लेखन का परीक्षण किया जाना चाहिए। 5. प्रतिवाद द्वारा परिभाषा का विस्तार करें। 6. परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए 2 उदाहरणों का आविष्कार करें। 7. एक ही विषय के लिए 2 उपमाओं का आविष्कार करें। 8. स्पष्ट रूप से कहें या स्पष्ट करें कि किसी विषय को संपार्श्विक और अधीनस्थ विषयों को त्यागने का क्या अर्थ है। सहसंबंध को परिभाषित कीजिए। आज के किसी भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या नैतिक मुद्दे पर वर्गीकरण का उदाहरण दीजिए। आप किसी विश्लेषणात्मक सिद्धांत से आगे बढ़ें। न्यूटन के इनफेक्टिव स्पीकिंग के इस अंश को देखें। वह आदमी एक सनकी है, वह कहीं भी अच्छाई नहीं देखता है, वह पुण्य पर उपहास करता है, प्यार में उपहास करता है। उसके लिए युवती की दुर्दशा एक धूर्त षड्यंत्र है और वह माँ के चुंबन में भी एक खाली परंपरा के अलावा कुछ नहीं देखता है। नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।